तो उसका कोई पैसा नहीं है, ना मेरे को देना पड़ रहा हो, ना कंपनी को कोई फायदा हो रहा हो उस चीज से। दूसरा ये चीजें एंटरटेनमेंट के लिए है। लोग वैसे ही पागल है, आधी दुनिया पागल है। दुनिया किसके पीछे पागल है? दुनिया एंटरटेनर्स के पीछे पागल है। मतलब अब वो समय आ चुका है दुनिया में कि मैं खुद का ख्याल रखूंगा तो मेरे को पैसे मिलेंगे, और अगर मैं दूसरों का ख्याल रखूंगा तो मैं भूखा नंगा हो जाऊंगा। ये समय आ चुका है, डेफिनेशन ऑफ कलयुग बेसिकली। तो और इसमें ऐसा नहीं है कि लोग खराब है, इसमें ऐसा है लोगों की बुद्धि कम होती जा रही है, चीजों को सोचने की समझने की बुद्धि बहुत कम होती जा रही है। तो लोगों को जो चीज पसंद आती है वो चीज पसंद करने लायक होती ही नहीं कभी, ऐसा होता है। खैर हमारा क्या मतलब इन सब चीजों से, फालतू की बातें हैं सारी। तो पहले तो तेरे डाउट देख लेते हैं एक बार, फिर अपना चैप्टर खत्म करते हैं एक और आज। ये नहीं पता मेरे को, इतना टाइम ही कहाँ है, ट्रैक रखो हर चीज का। राजस्थान के 5 या 6 बच्चे टॉपर है, ठीक है। रुक जाओ, टूल वाले पे देख तो लिया मैंने, बता यहाँ कहाँ टूल में, ये इससे ट्राई कर, हाँ ये रहा। तो पहले ऑप्शन सेलेक्ट तो कर लो। रुक जाओ, हाँ ये बात, ये तो यहीं आ गया, मुझे तो यहाँ चाहिए था। अच्छा समझ गया। चल गया रहा है ये। हाँ, अब ठीक है। आधा टाइम तो इसी में चला गया हमारा। तो क्वेश्चन देख क्या है, क्वेश्चन है पुली अटैच्ड टू वन आर्म ऑफ द बैलेंसिंग लेंथ एंड स्ट्रिंग passes around it two masses m1 m2, the pulley is provided with a clamp due to which m1 m2 do not move। ठीक है, देख अभी तो m1 m2 मूव नहीं कर रहे है ना, ये m1 ये m2 अभी ये मूव नहीं कर रहे शुरुआत में। अगर ये मूव नहीं कर रहे तो ध्यान से देख, ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, तो यहाँ टेंशन 2t, बता कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अभी अगर ये मूव नहीं कर रहे तो बैलेंस्ड है सब कुछ, सब कुछ बैलेंस्ड है। अगर बैलेंस्ड है तो इस एंड पे टोटल कितना मास है, इस एंड पे इनिशियली टोटल कितना मास है, m1 प्लस m2। नहीं उसने डायग्राम में ये यहां लिख रखा है mm, ऊपर लिख रखा है m1 m2, ये भी तो दिक्कत है ना। तो m1 m2 इंटू एल, अगर जरूरत पड़ेगी बात नहीं, इसके देखो ऑप्शन भी m1 m2 में ही है, तो m1 m2 इंटू एल, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी एल है, और अब ये मूव नहीं कर रहे तो बैलेंस्ड है, तो ये वाली टॉर्क और ये वाली टॉर्क बैलेंस होनी चाहिए। अब इधर देखते हैं, इधर इसका मास मान लेते हैं शुरू में m इनिशियल, तो ये क्या हो जाएगा m इनिशियल इंटू एल, एल से एल कट गया, तो m इनिशियल कितना आ गया, शुरुआत में मेरे को कितने मास की जरूरत है, अगर मैंने इधर m1 प्लस m2 लगा दिया तो ये मूव नहीं कर रहा था, तो ये बैलेंस रहेगा। कब तक बैलेंस रहेगा, जब तक मूव नहीं कर रहा। अगर ये मूव करने लग जाए तो मुझे कितना मास लगाना पड़ेगा इधर कि फिर से ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो अब वो देखते हैं, फिर से देखते हैं, टेंशन टी वगैरह वाला हिसाब यहां बना लेता हूं तुम्हारे लिए। तो मान लो ये एक्सेलेरेशन से ऊपर गया, ये एक्सेलेरेशन से नीचे आया, ये m1 और ये m2, इसमें कोई दिक्कत? यहां टेंशन टी, यहां टेंशन टी, यहां टेंशन 2t, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इस सेटअप में क्या मुझे टेंशन डायरेक्टली पता लग सकती है 2m1 m2 g अपॉन में m1 प्लस m2, याद हो तो ये इफेक्टिव मास कहलाता है।
याद आया, शॉर्टकट पढ़े थे हमने ये सब। तो ये टेंशन है, तो 2t कितना आ जाएगा, क्या दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 2t की वैल्यू आ गई। 2t पता लग गया, यहां तक कोई परेशानी? अच्छा अगर मेरे को 2t पता है और मेरे को यहां से निकालना है कि यहां पे कितना मास होगा टोटल, तो g हटा दो उसमें से, समझ आया, यहां तक कोई परेशानी? तो अब यहां पे लगाया मैंने फाइनल मास, क्या लगाया, फाइनल मास, और इधर अब कितना मास है, 4 m1 m2 अपॉन में, ये समझ में आया 4 m1 m2 कहां से आया, यहां से, ठीक है। तो अब बैलेंस कौन कौन होगा, 4 m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू एल, बराबर होना चाहिए जो अब मैंने मास लगाया इंटू एल, एल से एल कट गया, और उसने मेरे को पूछा है कितना मास बढ़ाना पड़ेगा, देखो हाउ मच चेंज इन काउंटर मास हैज टू बी मेड टू रिस्टोर बैलेंस। हाँ बिल्कुल, तो एम फाइनल मुझे निकालना है बेसिकली कितना मास लगाऊं या हटाऊं इसमें से कि ये दोबारा बैलेंस हो जाए, तो डेल्टा एम आ जाएगा। डेल्टा एम किसके बराबर आएगा, 4 m1 m2, या फिर ऐसा लिखो तुम्हें याद रहे बाद में, एम फाइनल माइनस एम इनिशियल, बताओ कोई दिक्कत? तो ये आ जाएगा 4 m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 माइनस m1 प्लस m2, ठीक है। इसको सुलझा लेते हैं, ये उधर जाएगा तो क्या होल स्क्वायर बन जाएगा, ये लिखा जाएगा 4 m1 m2 माइनस होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूं मैं, m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2, हाँ माइनस ही आएगा क्योंकि अंदर प्लस है, माइनस 2 m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2, इसमें से इसे घटाओगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का, कोई दिक्कत? तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से पढ़ना मन की आंखों से, ये लिखा हुआ है माइनस कॉमन खींच रहा हूं बाहर, ये लिखा हुआ है m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस इन दोनों का आंसर जो माइनस आना था वो प्लस में आ जाएगा 2m1 m2, ठीक है। और अगर माइनस बाहर खींचा तो माइनस में रह जाएगा, तो अंदर ध्यान से देखो लिखा हुआ है m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 और बाहर माइनस कॉमन है, तो क्या है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बन गया, तो क्या लिखा जाएगा माइनस m1 प्लस m2 सॉरी m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस, ये माइनस साइन क्या बता रहा है, कोई बता सकता है तुम में से? नहीं, हमने मास हटाया है इसमें से, लगाया नहीं है, मास कम किया गया, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि मेरा जो फाइनल मास है वो कम है इनिशियल से, तो इसका मतलब मैंने मास को रिमूव किया है टू रिस्टोर बैलेंस, मास इज रिमूव्ड टू रिस्टोर बैलेंस, बट मुझे तो चेंज चाहिए ना, मैग्नीट्यूड चाहिए, कितना मास हटाया लगाया, उसे हटाया लगाया से मतलब नहीं है, फर्क कितना है मास में उसे उससे मतलब है, तो वो फर्क कितना है, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2, है इसमें कुछ ऐसा? हाँ ये रहा, ये आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत? बोल बोल, तू जिस किताब से क्वेश्चन कर रहा है वो एनसीईआरटी है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है ना, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 11वीं 12वीं कुछ नहीं होता, एक सिलेबस होता है पूरा, पढ़ाई हो ना पढ़ाई हो उसकी गलती नहीं है, हाँ तो क्या दिक्कत है, मैं भी ऐसे ही कराता अगर तुम वर्क पावर एनर्जी पूरी पढ़ते मेरे से, अभी तो एक बेसिक ही लेक्चर हुआ है ना वहां का, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं देख लेता, जो भी होगा हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक रोप है जिसकी लेंथ एल है, मास पर यूनिट लेंथ ठीक है लैम्डा, हाँ वो तो ठीक है लैम्डा ही होगा, अच्छा वेरी कर रहा है, तो देख सीधा सीधा काम की बात तो ये, लैम्डा एक्स का फंक्शन है तो मैं लैम्डा को बोल रहा हूँ e टू द पावर x बाय l, और जो रोड है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, कैपिटल एल, रोप इज पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ऑन स्मूथ सरफेस, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है नहीं यहाँ पे, ठीक है, हाँ क्वेश्चन बहुत बढ़िया हो जाता अगर इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाता। द टेंशन इन द रोप एट x इक्वल्स टू, मतलब आधी लेंथ पे क्या टेंशन होगी,
अब मैं यहाँ पे यूनिटरी मेथड नहीं लगा सकता, रीजन बीइंग लेंथ के हिसाब से मास वेरी कर रहा है, ठीक है। और वो किस तरीके से वेरी कर रहा है, एक फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, लैम्डा इज अ फंक्शन ऑफ लेंथ, ठीक है। और लैम्डा होता क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ भी वेरिएबल है, मास पर यूनिट लेंथ एक वेरिएबल क्वांटिटी है, पहले तो ये समझो, इतनी बात समझ आती है। तो यहाँ पे मैं यूनिटरी मेथड नहीं लगा सकता, यहाँ पे मुझे इंटीग्रेशन पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं, मान लो ये कोई रोड, एल लेंथ है इसकी, ठीक है। अच्छा इस पे कोई फोर्स लगा एफ, ये एक्सटर्नल फोर्स है। अब मुझे चाहिए मास ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का मास चाहिए मुझे, ताकि मैं इस रोड को सिस्टम मान के एक्सेलेरेशन निकाल लूं, ठीक है। और मैं एक्सेलेरेशन क्यों निकालूंगा, क्योंकि मैं किसी भी बीच पॉइंट पे जाऊंगा, वहां टेंशन को एक्सटर्नल फोर्स मानूंगा सिस्टम मान के, और वो टेंशन मास इनटू एक्सेलेरेशन से निकाल लूंगा, क्योंकि टेंशन इज द ओनली फोर्स। तो समेशन ऑफ एफ नेट इक्वल्स टू टेंशन व्हिच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। क्या एनालॉजी समझ आई, रोड मैप बन गया तुम्हारा सॉल्यूशन का, अब बस स्टेप एग्जीक्यूट करना है, ऐसे होता है कोई भी न्यूमेरिकल। चलो ठीक है। तो अब ये काम करते हैं, एक्स दूरी पे जाके, किसी भी एक्स दूरी पे जाके एक एलिमेंट ले लेते हैं dx थिकनेस का, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत। अब मेरे को बताओ, एक यूनिट का मास कितना होता है, लैम्डा, एक यूनिट लेंथ का मास लैम्डा, तो dx यूनिट का मास लैम्डा dx, ये किसका, dx यूनिट का मास, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, पक्का, ठीक है। तो अब मैं निकाल रहा हूं dm, क्या dm लैम्डा dx ही आएगा, नहीं आया समझ, पक्का। भाई इसका मास क्या है, इस एलिमेंट का मास क्या है, dm, और एक यूनिट लेंथ पे कितना मास है, तो dx यूनिट लेंथ पे कितना मास है, लैम्डा dx, और वही तो dm है। अब आया समझ, ठीक है। तो dm का अगर इंटीग्रेशन कर दूं 0 से लेके l तक, तो क्या मुझे नेट मास ऑफ रोड नहीं मिल जाएगा, समझो। तो 0 से l कर दिया, मतलब इंटीग्रेशन dm कितना है, लैम्डा dx, लैम्डा dx 0 से l, और लैम्डा भगवान की दया से कितना है, बस ये करना है। अब e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, और चेन रूल से x बाय l का x बाहर, सॉरी 1 बाय l बाहर, और x का डिफरेंशिएशन 1, हाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो चेन रूल में तो डिफरेंशिएट करके निकालेगा और डिवाइड कर देगा, बस मल्टीप्लाई करने की बजाय, ये तो सिखाया था, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको। कितना आगे, e टू द पावर x बाय l, तो एज इट इज खींचा जाएगा, इनटू में x बाय l का डिफरेंशिएशन इज 1 बाय l, और 1 बाय l कहां आएगा इसका, डिनोमिनेटर में, बताओ समझ आया कि नहीं आया, क्या l ऊपर चला जाएगा, तो ये लिखा जाएगा l e टू द पावर x बाय l, कहां से कहां तक, 0 से l तक, क्योंकि l कांस्टेंट है तो l बाहर ले लिया मैंने लिमिट से। भाई फिर मैं एक्सेलेरेशन कहां से लाऊंगा मल्टीप्लाई करने के लिए, यही तो रोड मैप बनवाया था, तुम मैथ्स में ही इतना खो गए, तुम भूल ही गए हमें जाना कहां है ना मकसद, नहीं बोलना। तो l e टू द पावर l बाय l इज 1, तो e आ गया, अगर x की जगह 0 रखेंगे तो 0 बाय l e टू द पावर 0 1, तो ये आ गया l इंटू e माइनस 1, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी सब, बता तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, मैं तेरे को बताता हूँ, x बाय l का करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, उसको कहां लगाएंगे, ऐसे तो करते हैं, पक्का, ठीक है। तो कितना आएगा ये, 1 बाय l, एक स्टेप बढ़वा दिया तुमने, चलो खैर कोई नहीं, अभी तो कच्ची मिट्टी चल रही है तुम्हारी। तो x का कितना, 1, 1 बाय l बाहर, आगे l इंटू ई माइनस 1, बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत, ये क्या आया अभी मेरा, मास ऑफ रोड 0 टू l, समस्या कोई, क्या फोर्स कांस्टेंट है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो क्या मैं, और गिवन भी है मेरे को, तो क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं F बाय m, और ये फोर्स 1 न्यूटन है, ये रहा, तो ये आ जाएगा 1 बटा एल ई माइनस 1, ये आ गई एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अब बताओगे दिक्कत, क्लियर है सारी बातें,
ठीक है। अगले पड़ाव पे चलते हैं। दोबारा से एक रोड बनाई मैंने, यही वाली रोड है ताकि तुम्हें समझ आए, इसलिए दोबारा बना रहा हूं। लेंथ कितनी है इसकी? एल। तो मैं क्या करूंगा, वही अगेन किसी भी एक्स पे जाके एक डीएक्स एलिमेंट लूंगा जिसका मास डीएम होगा और वो लेमडा डीएक्स होगा। ये तो हमें आता ही है अब करना। तो मैं क्या करने वाला हूं, अब मेरे को जो मास निकालना है वो कहां से कहां तक का निकालना है, 0 से L/2 का निकालना है। तो अब मेरे को डीएम निकालना है पूरी लेंथ का, नहीं आधी लेंथ का। आया समझ? तो मैं डायरेक्ट थोड़ा सा वहां कूद जाऊं डायरेक्ट यहीं पे कि e⁻x/L, या फिर ये भी छोड़ो, मुझे पता है इस फंक्शन का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर आके यहां तक तो पहुंचेगी। लिमिट यहां पे बस 0 से L/2 रख दो, तो ये आ जाएगा बाहर L e⁻x/L और 0 से यहां तक सबकी सलामती, कोई दिक्कत? ठीक है। तो L, अब इसमें रखते हैं पहले तो x की जगह L/2, L से L कटा तो e⁻½ -1। यहां तक कोई दिक्कत? सारी बातें क्लियर? ये क्या आया? हाँ, ये आया नहीं भाई, इंटीग्रेट कराया डीएम का तो टोटल मास आएगा ना, कहां से कहां तक का, 0 से L/2 तक की रोड का। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ हाँ, नहीं ऐसा, क्योंकि ये फंक्शन लीनियर है नहीं है मुझे क्या पता, वो तो आ गया है ना। अब अगली बात करते हैं। अब मैंने क्या कहा कि मेरा L/2 के सेक्शन को मैंने एक सिस्टम मान लिया, इस पे ओनली एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? टेंशन। ओनली एक्सटर्नल फोर्स इज टेंशन। अब ये टेंशन किसके बराबर होगी? क्या यही समेशन ऑफ एफ नेट है? एफ नेट एक्सटर्नल है और यही किसके बराबर होता है? एम ए। और मास मैंने निकाल रखा है इसका, तो यहां पे क्या करेंगे, इस मास की वैल्यू रख देंगे L e⁻½ -1, तो L √e−1 लिख दो अपॉन में एक्सेलेरेशन से डिवाइड करेंगे, सॉरी एक्सेलेरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी। मैं थोड़ा सा चाहता नीचे लिख दें, चलो कोई नहीं चल जाएगा, कहाँ की ये एक्सेलेरेशन। तो ये आ गया 1/L e−1, L से L बनने मात्र। तो अपनी टेंशन कितनी आ गई? टेंशन एट L/2, टेंशन एट L/2 कितनी बनी? √e−1 e−1। ऑप्शन देख लो। अच्छा ऑप्शन नहीं है तो ऐसी है, ये आ गई टेंशन, कोई दिक्कत? इसमें वैसे तुम निकाल सकते हो चीजें, जैसे तुम्हें पता हो ई की वैल्यू कितनी होती है, 2.7, 1, 3, 2 जो भी तुम्हें लेना हो अप टू, ठीक है, इरेशनल नंबर है वो। तो ये वैल्यू यहाँ पे रखो, आंसर निकालो अगर हिम्मत है तो आ जाएगा इंटीजर में जो भी आएगा, है ना। तो इसमें बताओ पूरे सवाल में कोई भी दिक्कत हो? ये मैंने खोल के समझा इसलिए थोड़ा लंबा हो गया, वरना इतना लंबा है नहीं है। ठीक है। अभी तो मैथ्स में उतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है तुम्हारा। हाँ अच्छा, समझ गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को आया समझ? ठीक है। बता बता। अच्छा हाँ ये भी है, नेक्स्ट पेज पे आ चुके हो। अरे चल, अपने आप समझ जाएगा, तू देख अभी, बस थोड़ा सा संयम रख, क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता है एक ही चीज बार बार पढ़ने में, तो पढ़ लो अब। तुम्हारा एनएलएम अच्छे से हो गया थोड़ा सा, तुम उसके पीछे पड़ गए पूरा, है ना। अरे अभी तो सब कुछ कर ले, फिर मैं अपनी शीट दूंगा वो तब भी नहीं होगी, क्यों टेंशन ले रहा है? हेवी बॉडी ऑफ मास एंड 25 किलो टू बी ड्रैग्ड अलोंग अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, म्यू इतना लीस्ट फोर्स रिक्वायर। अच्छा एक बात बता, क्या मैंने तुमसे कभी ऐसा सवाल नहीं पूछा जिंदगी में कि ये एम मास है, ये म्यू है, इस पे मिनिमम फोर्स कितना लगाऊं कि ये चल पड़े? और मैंने 10 बार बता रखा है ये गलत है।
उस कसम खाई है कि हॉरिजॉन्टल मूव करना। हाँ फिर, हाँ अरे तो इधर लगाएंगे ना फोर्स थीटा एंगल पे। अब ये एफ की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? क्या ये होगी म्यू एम जी अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। याद आया कुछ? यहाँ पे आता है कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, कुछ ऐसा होता है नीचे। फिर उसकी उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू सिखा रखी है तुम्हें, ये मैंने बेसिक मैथ्स में भी कराया, जब तुम पढ़ रहे थे तब भी कराया पहली क्लास में, और यहाँ पे एनएलएम में दोबारा कराया। 3 बार करने के बाद भी क्या क्या चाहते हो? बोलो म्यू कितना? म्यू है 1 बाय, दोबारा से अगर मैं वीडियो का लिंक भेजूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि उस टाइम पे तुम 3 बार कसम खा चुके हो, हमें समझ में आया, चौथी बार भी झूठी कसम खाना चाहते हो। मास कितना? 25 और जी 10 और ये अंडर रूट 1 प्लस म्यू 1/3 लिख दूं तो 4/3, तो ये आ गया 25 इंटू 10 बाय रूट 3, 2/√3, 2 से इसको काट लो 12.5, और ये जो 12.5 इंटू जी लिखा हुआ है, पर जी अगर तुम निकालोगे तो वो के जी एफ में आ जाएगा। तो कितना आ गया आंसर? 12.5। कहाँ गया? ये ले। इतना सा सवाल था, अगर तमीज में पढ़ते। वो ढूंढ के भेजो, खुद ढूंढना चाहिए तुझे? तुम्हारे पास टाइम कम है, मेरे पास टाइम कम है, ये बताओ। तुम्हारे पास पढ़ाई के अलावा कौन सा काम है करने को? बता कौन सा? खेती? हाँ तो तसले तू ही ढो रहा है, या खुरपी तुझे पकड़ा रखी है ठेकेदारी में? हाँ तो क्या? तो तुझे पता है सही कैसे होता है? अरे वाह, ये नहीं पता है? आर्किटेक्ट में पता है क्या सही जा रहा है क्या गलत बिना हुए। शाबाश। हाँ, और तब भी तू चेक करने जा रहा है क्या सही है क्या गलत है। वो 6 डोज सुल्फे की लेके चला लेंगे तेरे से बढ़िया मशीन, जिन्हें तू चेक करने जा रहा है। हाँ तो बनवा लो उल्टी सीधी, देख सामने, पता नहीं कहाँ ढूंढता फिरेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा फिर परेशान करेगा। पर ध्यान रखा करो यार, एक ही चीज बार बार करवाओगे कैसे पढ़ेंगे हम फिर? बता इसमें कोई दिक्कत? जब ये सरकना जस्ट चालू होगा तो क्या इसकी लिमिटिंग स्टैटिक वैल्यू लगेगी? पक्की बात? ठीक है। तो एफ कोस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है? तो एफ कोस थीटा किसके बराबर आएगा? म्यू एन। नॉर्मल बता किसके बराबर होगा? क्या नॉर्मल बराबर होगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा? तो रख दे यहाँ पे म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। अब देख इन दोनों गोलों को देख, एफ वाले इधर लिया, तो क्या एफ कॉमन ले लूंगा, ये लिखा जाएगा कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा बराबर म्यू एन। म्यू एन कह रहा हूं, म्यू एम जी। इसको उधर ले गया, प्लस का हो गया, आया समझ? एफ बता किसके बराबर आ गया? म्यू एम जी अपॉन में, वो तो शुक्र बनाओ भाई साहब मैथ नहीं पढ़ाता तुम्हें, अब तक तो दही तोड़ देता तुम्हारी। म्यू एम जी अपॉन में कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। मुझे इसे तो करना है मिनिमाइज, तो क्या डिनोमिनेटर को करना पड़ेगा मैक्सिमाइज? तो म्यू एम जी बता इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या? अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट म्यू 1 प्लस म्यू स्क्वायर। बता कोई दिक्कत यहाँ पे, परेशानी? सही है सब? ठीक है। यहाँ पे इस थीटा की वैल्यू भी तुम निकाल सकते हो। इस थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा और बराबर कर दो जीरो के। क्या ये भी मैथ्स में पढ़ा रखा है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? बोलो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अच्छा ये नहीं इस सवाल में, पर ठीक है, तो ये आ जाएगा कोस का माइनस प्लस म्यू बराबर 0, साइन थीटा उधर गया प्लस का, तो म्यू बराबर टेन थीटा आ गया। अब म्यू है 1/√3, तो थीटा हो जाएगा 30। थीटा भी आ गया। क्या चाहिए उस सवाल में बता आप तेरे को? ठीक है, करे आगे।
बताना फुल फॉर्म बस, बाकी मैं बता देता हूँ। इसमें कुछ 4-5 चीजें हैं, पहले वो सुन लो, फिर उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहली चीज, इसमें जो मैं n डिफाइन करूंगा, उस n का मतलब होगा n अपॉन वॉल्यूम। ये है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बहुत आसान है, समझते चलना, सब होता चला जाएगा। और ये है वॉल्यूम। अब यहां वॉल्यूम किसका लूंगा मैं? वॉल्यूम लूंगा कंटेनर का, ऑफ कंटेनर। कंटेनर से बात शुरू हुई तो कंटेनर बना लेते हैं पहले। एक क्यूबिकल कंटेनर लिया हमने। क्यूबिकल क्यों? आसान है, और कोई क्यों नहीं कर नहीं पाएंगे। इन दोनों सवालों का जवाब क्लियर है। इसकी लेंथ मान ली हमने L, क्यूब की लेंथ L, तो हाइट L, विड्थ खत्म, हो गया आसान। ये वॉल्यूम कंटेनर का, कंटेनर कौन है? क्यूब, L साइड का, ठीक है। और इसके अंदर एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, किसके? गैस के, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? गैसेस। तो किसके मॉलिक्यूल या फिर एटम होंगे अंदर? गैस के, गैस के एलिमेंट अंदर है। ये सभी के सभी पार्टिकल आइडेंटिकल मासेस के हैं, आइडेंटिकल मासेस। अब यहीं पे ही छोटा n तो होगा इंडिविजुअल मास, छोटा m इज इंडिविजुअल मास, और कैपिटल M इज मास ऑफ सैंपल। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी, ये सब कुछ ऐसा है कि हम मान रहे हैं अपनी तरफ से, ये सब कुछ हम अपनी तरफ से मान रहे हैं। क्या ऐसा प्रैक्टिकली हो सकता है? बहुत कम चांस है। तो क्या हर पार्टिकल आइडेंटिकल मास का होगा? क्या हमारे इस कमरे में सिर्फ एक ही टाइप की गैस है? अगर एक ही टाइप की गैस हो तो हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं, ठीक है। तो ये सब क्या है? महज अजम्पशन है, और ऐसा नहीं है, लॉजिकल अजम्पशन है। जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पढ़ेंगे तो मैं एक एक अजम्पशन का तुम्हें तथ्य दूंगा कि हाँ क्यों अजम्पशन मानी गई है वो, और वो महज अजम्पशन नहीं है, वो लॉजिक है एक। और कैसे हम आइडियल चीजों को प्रैक्टिकल से रिलेट कर पाते हैं, ठीक है, वो सब सही जगह पे करेंगे। अभी तो ना तुमसे कोई पूछ रहा है ना आएगा। हाँ, उससे मैं फिर लिंक करता चला जाऊंगा, फिर तुम्हें पता ही नहीं लगेगा ये 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर था क्या, है ना। अब ये कहानी चालू हो चुकी है, अब ये कहानी पिछले वाले से जुड़ती ही पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो m इंडिविजुअल पार्टिकल का मास और पूरे सैंपल का मास कैपिटल M लिखा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, और क्या क्या चीजें हैं इसमें? तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या है? ये सभी के सभी पार्टिकल, सारे के सारे पार्टिकल अगर मैं इस क्यूब के अंदर इकट्ठे कर लूं तो वो गिनती किसके किसके बराबर आएगी? कैपिटल N के बराबर। तो यहां से कैपिटल N किसके बराबर आ जाएगा? N इंटू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। इसमें बताओ कोई दिक्कत? पक्का? अब इसमें हम एक और चीज मानेंगे, 3 तरीके से मोशन हो सकता है इसमें। कौन सा है? नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर का मतलब क्या हो सकता है, तुम बताओ। क्या ऐसा बोल सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक पार्टिकल डेंसिटी है? बस, इतना सब कुछ नहीं पूछेगा वो। इसको बोल सकते हो तुम कि पार्टिकल डेंसिटी, पूछेगा नहीं, टेंशन मतलब, बहुत आसान है वैसे भी। तो ये क्या है? एन। एन की ही डेफिनेशन है कि अगर मैंने एक यूनिट वॉल्यूम में, मान लो एक यूनिट वॉल्यूम में ये है, तो एन यूनिट वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर दो उससे, हो रहा है। दोबारा देखो, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल? एन। तो कैपिटल एन यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल? बस, यूनिटी मेथड, ठीक है। तो मोशन यहां कितने तरीके से हो सकता है? एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, और 3D चल रहा है ना, गैस तो 3D में ही आएगी, वॉल्यूम होता है गैस का। गैस कभी 2D 1D 3D होती है। तो एक्स वाई जेड में इसका मोशन होगा, इसका मोशन एक्स और वाई और जेड में होगा। तो मेरे जितने भी पार्टिकल है, जितने भी पार्टिकल है, वो जितने नेगेटिव एक्स में जाएंगे उतने ही पॉजिटिव एक्स में भी जाएंगे। हाँ, अगर 10 पार्टिकल एक्स एक्सिस में उधर गए हैं तो 10 पार्टिकल इधर भी गए हैं। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। ऐसे ही जितने पार्टिकल माइनस वाई एक्सिस में गए उतने पार्टिकल, जितने पार्टिकल माइनस जेड में गए उतने ही पार्टिकल। तो अगर तुमसे पूछे कि प्लस एक्स में कितने पार्टिकल गए, तो क्या उसके लिए वॉल्यूम का आधा ले लोगे? समझो इस बात को। टोटल एन पार्टिकल है, कैपिटल कैपिटल एन पार्टिकल है टोटल, उसमें से आधे इधर, आधे इधर, तो क्या डिवाइड बाय 2 आ जाएगा?
तुम अभी ये मान के चलो बराबर है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मैं अपने आप इस्तेमाल कर लूंगा इस बात को, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, समझ जाओगे तुम आगे जैसे ही मैं लिखूंगा, ठीक है। अभी तो मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में तो है मेरे को क्या कराना है, तुम तो पहली बार कर रहे हो ना, मैं भूल गया था। तो इन दोनों में कितने पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इक्वल, जितने माइनस एक्स में उतने प्लस एक्स में, जितने माइनस वाई में उतने प्लस वाई में, जितने माइनस जेड में उतने प्लस जेड में। अब यहाँ पे एक चीज पे ध्यान देना, गैस पार्टिकल के हमेशा मूव नहीं करते रहते, है ना। मुझे कैसे पता गैस पार्टिकल, अभी तुम्हें इस कमरे में हवा लग रही है फिलहाल, नहीं, तो मुझे कैसे पता भाई, बोलो, वो तो तूने फूंक मार दी, मुझे कैसे पता, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और हीट इन सब के हिसाब से ही हमने पिछले चैप्टर में पार्टीशन किया था, किसका, सॉलिड लिक्विड गैस का। सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल कम होती है, सॉलिड है, मूव तो वो भी कर रहे हैं बट सॉलिड है, हमें नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई तो हमें कुछ भी नहीं देता। दूसरा, जिनके पास उनसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, मतलब ज्यादा एक्सपेंशन है, मतलब ज्यादा हीट एनर्जी है उनके पास, वो लिक्विड, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा गैस, तो ये थोड़ी ना टिकेंगे भाई, काइनेटिक एनर्जी जीरो होने के बाद रेस्ट पे आएगा, और गैस की सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, तो इसका मतलब क्या है, भाग रहे होंगे इधर उधर, और तीनों डायरेक्शन में भागेंगे, एक्स वाई जेड में। और इस मोशन से क्या होगा, इस मोशन से कोलाइड करेंगे, इस मोशन की वजह से कौन कौन कोलाइड करने वाले हैं, गैस के पार्टिकल, किसके साथ, दीवार के साथ, आपस में तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन कंटेनर की दीवार के साथ के कोलिजन कर रहे होंगे, कोलाइडिंग विद वॉल्स ऑफ कंटेनर, नॉन लिविंग नाउन है वो, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफियस नहीं आएगा तुम्हारा, कोलाइडिंग विद वॉल्स ऑफ कंटेनर, ठीक है। अब अगर ये कोलाइड कर रहे हैं कंटेनर के साथ, तो कोलिजन में तो इंपल्स, फोर्स, ये सब आता है, मोमेंटम वगैरह आता है, तो इनके पास क्या आएगा, मोमेंटम होगा, और मोमेंटम भी चेंज इन मोमेंटम होगा, अगर और अच्छे से बात करें। अब ये चेंज इन मोमेंटम में कुछ तो समय लगेगा, इस चेंज इन मोमेंटम में कुछ तो समय लगेगा, वो समय को तो बाद में देखेंगे, पहले मुझे क्या बताओ, क्या ये फोर्स पैदा नहीं कर देंगे, एक एक्सटर्नल फोर्स पैदा कर देंगे, और ये फोर्स किसी एरिया पे लग रहा है, तो क्या यहां से प्रेशर आ जाएगा, अब अपनी कहानी चालू हो जाएगी, तो अब हमें क्या निकालना है, प्रेशर, प्रेशर एट द वॉल्स ऑफ कंटेनर ड्यू टू ऑल द पार्टिकल्स, वो निकालती चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या यहां तक की कहानी सबको समझ आई, हुआ क्या है, कोई डाउट इसमें, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे चलने के बाद भी फटाफट खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो अब एक और चीज देखते हैं, ये डेल्टा टी है जो मोमेंटम बदलने में लगा, ये वो समय है जो मोमेंटम बदलने में लगा। अब ये समय को कैसे डिफाइन किया, ये समय को इस तरीके से डिफाइन किया गया, एक दीवार ये है, एक दीवार ये है क्यूब की, क्यूब तुम्हारी बुद्धि में है, उसकी दो दीवारें ले ली है, दिख रही है, एक पार्टिकल यहां से चला और यहां पे जाके टकरा गया, तो यहां से यहां एक वोल से लेके सामने वाली वोल के पास टकराने में कितना टाइम लगा, वो है डेल्टा टी। क्या डेल्टा टी डिफाइन हुआ, एक दीवार से लेके दूसरी दीवार तक के टकराने का समय इस डेल्टा टी, सब पार्टिकल का सेम आएगा, डेल्टा टी डिफाइन कर दिया हमने, हाँ तो डिस्प्लेसमेंट तो वही होगी, नहीं एवरेज, अभी एवरेज पे आएंगे ना, अभी आएंगे ये सारी बातें समझ में। तो डेल्टा टी क्या हो गया अपना, टाइम टेकन फॉर अ पार्टिकल टू कोलाइड फ्रॉम वन वोल टू इट्स अपोजिट वोल। क्या याद आ जाएगा अभी ये लाइन पढ़ती, डेल्टा टी क्या चीज है, और यही वो डेल्टा टी है जितना मोमेंटम चेंज होने में टाइम लगा, टाइम टेकन टू, या फिर टाइम टेकन फॉर, डेल्टा पी लिख दूं चलेगा, मस्त एकदम, कोई दिक्कत। अच्छा, अब इसमें एक और चीज मानेंगे, अब तेरी वाली बात को जस्टिफाई करता हूं मैं, यहाँ पे हम मानेंगे जो पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स एक्सिस में होगी, वही पार्टिकल की वेलोसिटी वाई एक्सिस में होगी, और वही पार्टिकल की वेलोसिटी जेड एक्सिस में होगी, और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं है, सारी की सारी एवरेज वेलोसिटी है, ये सारी की सारी एवरेज वेलोसिटी है, इसमें कोई दिक्कत, तो ये सारी की सारी क्या है, एवरेज वेलोसिटी,
यहां तक सारी बातें क्लियर? और ये तीनों बराबर होंगी, एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी, जेड एक्सिस में, तीनों वेलोसिटी बराबर है और एवरेज है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही हो सकता, क्यूब है। एक दीवार से दो दीवार के बीच का डिस्प्लेसमेंट फिक्स नहीं हो गया क्यूब लेते ही? हम्म, हम्म। तो जिंदगी में कभी तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक दीवार से दूसरी दीवार तक पहुंचेगा ना। पहली बात, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के लिए डिफाइन है, डिस्टेंस के लिए। और डिस्प्लेसमेंट यही तो हो सकती है। एक बात बता, पार्टिकल यहां से आ गया, चल जब मन करे इसे दूसरी दीवार पे पहुंचा दियो, बता कब पहुंचाना है, पहुंचा दिया। अब बता, डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी यही होगी। हाँ, इस पॉइंट से करा था। क्या ये नीचे वाली दीवार पे टकराया जाके? नहीं। अगर ये एक दीवार है, ये एक दीवार है, तो जब ये पार्टिकल यहां से यहां टकरा के, 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 जब तक ये यहां नहीं आ जाता नीचे वाली प्लेट पे या नीचे वाले सरफेस पे, तब तक मैं डेल्टा टी नहीं ले सकता वाई एक्सिस के लिए। समझे क्या चल रहा है? मैं एक टाइम पे एक ही मोशन खेलूंगा, या तो एक्स एक्सिस का, या वाई एक्सिस का, या जेड एक्सिस का। क्या मैं इसका वाई लेके चलूंगा यहां? नहीं। एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितना? क्या सबका सेम है एक्स में? और वेलोसिटी तो एक्स और वाई और जेड की बराबर है। टाइम भी कैसे चेंज होगा, यही तो फिक्स करने के लिए वो करा है। नहीं, नहीं, यही तो नहीं समझ पा रहे तुम। नहीं, मेरे को बता, वेलोसिटी सेम बोलने का मतलब क्या है? अगर तुमने वेलोसिटी सेम रख दी और डिस्प्लेसमेंट तुमने कसम खा के सेम कर ली, डिस्प्लेसमेंट सेम ही दिख ही रहा होगा, टाइम कैसे बदल लोगे? हाँ, ठीक है। अब दूसरा, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, एवरेज? एवरेज। क्या मैं एक पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में बात कर सकता हूं? ये वेलोसिटी सैंपल की है। इमेजिन करो, इस कमरे में कितनी मोल गैस आ सकती होगी तुम्हारे हिसाब से? और एक मोल में 10⁻23 होते हैं। एक एक पार्टिकल की लिख लोगे क्या? दुनिया में कभी भी एक पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं लिखी जाती। लिखते ही तुम वहीं पे अपना कत्ल कर लोगे, चैप्टर जिंदगी में नहीं पढ़ पाओ, शुरुआत ही नहीं कर पाओगे इस चैप्टर की। तो मुझे पूरे बड़े सैंपल की एक्स एक्सिस में क्या एवरेज वेलोसिटी है, वाई एक्सिस में क्या एवरेज वेलोसिटी है, जेड एक्सिस में सभी पार्टिकल की क्या एवरेज वेलोसिटी है, वही लिख सकते हैं हम। तो जो अपनी औकात में है वही तो किया, कौन सी नई बात होगी? ठीक है। अब ये तो सेम है एवरेज वेलोसिटी, सभी की एवरेज वेलोसिटी सेम, सभी को जो एवरेज टाइम लग रहा है एक दीवार से दूसरी दीवार तक टकराने का, वो डेल्टा टी सेम, क्यों? डिस्प्लेसमेंट सेम। अब आया बात, सारी की सारी बात समझ? पक्का? तो तुम्हें समझ आ रहा है कि हमने ऐसा नहीं है assumption ली, जो हम कर सकते थे हमने वो कर दिया। जैसे तुमने कोई क्वेश्चन पढ़ा, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? जो आता है वो करोगे। तो हमें जो आता है हमने वही किया। ठीक है। और तुम शायद देख पा रहे हो कितनी डेंस सिचुएशन है, एक एक पार्टिकल की तुम चाह के भी नहीं लिख पाओगे। 10⁻23 पार्टिकल है। अगर एक पार्टिकल की वेलोसिटी तुम शक्तिमान मान लो, देख के पता लगा ले तो इसकी अच्छा ये वेलोसिटी है ना, मान लो ये शक्ति है तुम्हारे पास। तो एक मोल में कितने पार्टिकल है? 6.23 इंटू 023 इंटू 10⁻23 है ना। तो अगर एक सेकंड में एक पार्टिकल की वेलोसिटी लिख रहे हो, तो तुम्हें कितना टाइम लगा? एक मोल गैस के सभी पार्टिकल की वेलोसिटी लिखने में कितना टाइम लगा? 6.023 इंटू 10⁻23। इसको साल में कन्वर्ट करके देखना, तुम्हारी जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है। तो तुम तो वेलोसिटी लिखते लिखते मर गए, कौन सी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस? ये देखो लालची बात है, कब छाती पे लेके जाएगा उतना पैसा? क्या मजा आएगा बताइए, क्या मजा आएगा उसमें? मजा क्या है ये बता। मान ले तूने जिंदगी में, मतलब जिंदगी में छोड़, तूने सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी काम नहीं किया, तो थका ही नहीं, तुझे भूख लगेगी जो मजदूर को लगती है? तुझे कितना भी तुझे कितना भी बढ़िया से बढ़िया खाना खिला दो, तुझे वो स्वाद आ ही नहीं सकता जो थक के खाने में आएगा। पूरा दिन एक तरफ बेड में पड़ा रहे, कोई क्वालिटी नहीं आ सकती जिंदगी में, गधे की तरह लद पूरा पूरा दिन। और जो शाम को या फिर रात को पड़ते ही जो आंख बंद होगी, उसका जो स्वाद है वो नहीं ले पाएगा। और उसी स्वाद के लिए भाई जिंदा है। अब समझ आए, जो हमारी इमेजिनेशन होती है बचपन से, इसकी वजह से हमारी बुद्धि खराब हो रखी है, ये मिल जाए वो मिल जाए, पड़े पड़े कोई फायदा नहीं, जब मिल जाएगा तो उसको उसको गांठना बंद कर देगा।
और फिर तुझे कोई टेस्ट नहीं रह जाएगा उन चीजों में। इंसान मेहनत करके जो भी कमाता है सिर्फ ये महसूस करने के लिए कमाता है कि जो मैंने कमा लिया है वो बड़ी चीज थी नहीं जिसके पीछे मैं भाग रहा था, असली चीज कुछ और थी। फिर एक लेयर खुल गई जिंदगी की, फिर तुम दूसरी लेयर में एंटर करोगे, फिर तुम दूसरी चीज के लिए मेहनत करोगे, जब वो भी मिल जाएगी फिर तुम्हें लगेगा नहीं ये भी इंपॉर्टेंट नहीं थी, फिर तीसरी लेयर खुलेगी। ऐसे करते करते जिंदगी की लेयर खुलती चली जाएगी और एक टाइम पे बुढ़ापा आके मर जाओगे, लेकिन जिंदगी की सारी लेयर, क्योंकि अगर वो पहले ही खुल गई तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी ना, वो थोड़ी ना होती है किसी को। खैर, तो हम तो एवरेज वेलोसिटी डिफाइन फॉर अ सैंपल पे थे और ओनली इंपॉर्टेंट है। क्या ये सारी बात समझ आई? पक्का? ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में देखेंगे मोशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस का मोशन देखेंगे। और एक्स एक्सिस का मोशन नहीं देख रहे, मैं तो चाह रहा हूं प्रेशर निकाल लूं। तो मैं चाह रहा हूं प्रेशर फॉर या फिर प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा। तो मैं क्या चाहता हूं, मुझे टोटल प्रेशर निकाल के बता दो सभी पार्टिकल के लिए जो एक्स एक्सिस में दौड़म दौड़ी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं निकालूंगा फोर्स अप्लाइड बाय सिंगल पार्टिकल। मैं क्या निकालने जा रहा हूं, फोर्स अप्लाइड ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर बाय अ पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल। और फोर्स किसके बराबर, ये वाला फोर्स किसके बराबर, माइनस डीपी बाय dt। और माइनस डीपी बाई dt मत लिखो, तुम तो अपना जो आता है वो लिखो, डीपी बाई dt, बात ही खत्म, वो मैं बाकी सब करवा दूंगा। छोड़ो, अभी तुम इससे सीखो डीपी बाई dt। मेरे को बताओ क्या ये होगा P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये डेल्टा टी तुम जानते हो कौन सा टाइम है। बिल्कुल। अब एक दीवार बना लेते हैं, ये रही दीवार, ये पार्टिकल यहां था, तो क्या इसके पास मास m था और वेलोसिटी थी vx। जब ये टकराया तो इसके पास इस साइड मास m है और वेलोसिटी है vx। बता कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है। ये वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव बोल रहे हो तो इस डायरेक्शन को क्या नेगेटिव बोलोगे। ये क्या फाइनल मोमेंटम है और ये क्या इनिशियल मोमेंटम है। तो फाइनल मोमेंटम क्या है, माइनस एम वी एक्स, और इनिशियल मोमेंटम क्या है, प्लस का एम वी एक्स। तो मेरे को बताओ ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, माइनस टू एम वी एक्स डिवाइडेड बाय, ये क्या निकाला मैंने, फोर्स जो एक पार्टिकल लगा रहा है कहां, दीवार पे, कंटेनर की दीवार पे। इसमें कोई दिक्कत यहां तक? अब मुझे निकालना है सभी पार्टिकल कितना फोर्स लगाएंगे। मुझे क्या निकालना है, सभी पार्टिकल कितना फोर्स लगाएंगे, बता दो फटाफट, सभी पार्टिकल कितना फोर्स लगाएंगे, क्या वो एफ नेट आ जाएगा इन एक्स एक्सिस, और जो किसके बराबर होगा, मेरे पास टोटल कितने पार्टिकल है, कैपिटल एन, क्योंकि मैंने शुरू में डिफाइन किया था ये है टोटल पार्टिकल, इनटू माइनस टू एम वी एक्स अपॉन में डेल्टा टी। अब जो जो मुझे पता है वो पेल देंगे यहां पे। सबसे पहले जैसे ये वेलोसिटी है, क्या ये जो वेलोसिटी है और जो तुमने डेल्टा टी टाइम लिया है, डेल्टा टी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया इसने, एल, लेंथ ऑफ कंटेनर, एक दीवार दो दीवार के बीच की डिस्प्लेसमेंट एल। तो क्या इसको लिखा जा सकता है एल इंटू डेल्टा टी। हाँ सही लिखा है, सोच लो। नहीं, डिवाइड होगा ना मेरे भाई, अरे वेलोसिटी है, किसके बराबर होगी, हाँ एल बाय डेल्टा टी, शाबाश। ये ऐसी जगह पे तो कर लिया, जब काम की चीज बताऊंगा वहां नहीं करेगा। और वो जो चौथी बार तूने सवाल करवाया, तीसरी बारी में क्यों विश्वास नहीं करा तूने मेरे पे, चौथी बारी क्यों करवाया, वहां कहा गया तेरा अंधविश्वास। ठीक है, और ये एन किसके बराबर, ठीक है। अच्छा ये वॉल्यूम किसके बराबर, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं क्योंकि मैं चीजें लिखूंगा कुछ कुछ, तो यही बता देता हूं तुम्हें, कहाँ इतना सारा लिखेंगे। ये किसके बराबर, एरिया इंटू लेंथ। भाई क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, बेस एरिया ले लो। अब बेस तो किसी को भी बना सकते हो, जैसे एक्स एक्सिस का बेस ही है, इसको एल लेंथ तक चला दो, क्या वॉल्यूम नहीं हो गया। तो वॉल्यूम किसके बराबर, एरिया इंटू लेंथ, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। अभी इस वी एक्स को छोड़ो, आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, छोटा पड़ जाएगा वो।
या देखो इस एल को फिर से क्या लिखा जा सकता है, इस एल को क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये हो जाएगा वी एक्स इंटू कितने टाइम तक चला वो डेल्टा टी। तो मेरे को बताओ इस कैपिटल एन को फाइनली क्या लिख सकते हो तुम, इस कैपिटल एन को फाइनली लिख सकते हो एन वॉल्यूम की जगह ए बाय एल, सॉरी ए इंटू एल, और एल की जगह वी एक्स डेल्टा टी। समझ गई सारी बातें। तो फाइनली हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं एन ए वी एक्स डेल्टा टी माइनस 2m वी एक्स अपॉन में डेल्टा टी। सही बात है, कोई दिक्कत? ठीक है तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया। अब यहां पे एक और क्रक्स है, क्या मैंने तुम्हें यहां ये बताया था कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन आएगा माइनस एक्स प्लस एक्स में? मैं तो एक ही डायरेक्शन ले रहा हूं पॉजिटिव एक्स एक्सेस, तो कि मुझे यहां वॉल्यूम का आधा नहीं करना चाहिए। आया समझ में? हाँ क्या अब मैंने अपनी बात को इस्तेमाल कर लिया जो वहां समझाना चाह रहा था? अब आ गया समझ? ठीक है तो अपने पास फाइनली एफ नेट कितना बच गया, एफ नेट बच गया इन एक्स एक्सेस एन ए वी एक्स स्क्वायर एन, तो यह आ गया माइनस एन ए वी एक्स स्क्वायर एम। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं जिससे तुम्हें अच्छा लगे, मानव का स्क्वायर। अपनी क्लास में है बच्चा, याद रहेगा? ठीक है तो ये एफ नेट आ गया, इसमें कोई दिक्कत? क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस में आ भी रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, वो तो स्केलर है। तो प्रेशर लिखने के लिए पी नेट इन एक्स एक्सिस क्या लिखेंगे हम, डेल्टा एफ अपॉन में एरिया। तो क्या मैंने नेट प्रेशर इन एक्स एक्सिस निकाल लिया, एम ए एन वी एक्स स्क्वायर अपॉन में ए, एरिया से एरिया कैंसिल, तो कितना आ गया अपना फाइनल प्रेशर, पी इन एक्स एक्सिस इज, और ऑब्वियसली ये कैसा प्रेशर है, एवरेज प्रेशर है, सबकी वजह से निकाला है ना, या फिर तुम यहां पे लिखो नेट प्रेशर, कितना आ गया एम एन वी स्क्वायर, एम एन वी स्क्वायर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? सारी बातें क्लियर? श्योर? ठीक है अब एक और चीज डिफाइन करता हूं तुम्हारे लिए, ये जो हमने लिखा है इसमें अगर मैं स्क्वायर करूं तो क्या लिखा जा सकता है v, या फिर छोड़ो अलग तरीके से बताता हूं, आगे बताता हूं। पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यही पूरे डेरिवेशन का क्रक्स पार्ट है जो मैंने इस स्लाइड में किया, सही है? कोई दिक्कत किसी भी स्टेप में, कोई भी परेशानी? देख ले और ये याद कर लो एक्सप्रेशन, फाइनल प्रेशर का एक्सप्रेशन याद कर लो एक बार। हो गया? हाँ अरे सिमिलरली हमारा फेवरेट वर्ड मैथ्स का, पी नेट वाई एक्सेस कितना आएगा बताना, शाबाश। पी नेट जेड एक्सेस, ठीक है। अब मुझे निकालना है नेट प्रेशर इन कंटेनर, क्या वो आ जाएगा पी एक्स पी वाई पी जेड बाई 3। ये क्या किया मैंने? हाँ क्योंकि हम एवरेज ही निकाल सकते थे, सारा खेल किस में चल रहा है? मेरे को बताओ ये जो वेलोसिटी है ये एवरेज है? हाँ क्या ये भी एवरेज है? तो जब प्रेशर नेट प्रेशर तीनों के तीनों एवरेज आए हैं, तो ये जो नेट प्रेशर कंटेनर में निकालोगे उसका भी तो एवरेज ही आएगा। समझ आया? ठीक है
अब तीनों में m और n तो कॉमन आ जाएगा बाहर, m n बाहर कॉमन, m n बाहर कॉमन, बटा 3 ये रहा, क्या अंदर बचेगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है। क्या ये एवरेज है, एक इकलौती इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है? एवरेज है। ये एवरेज है। अब ये जो एवरेज है किसका एवरेज है? इंडिविजुअल का एवरेज है। अरे ये देखना, वी एक्स इंडिविजुअल का एवरेज है ना एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में जो मोशन हो रहा है उसका एवरेज वी वाई, जेड एक्सिस में जो एवरेज हो रहा है उसका वी जेड। इसमें कोई दिक्कत? फिर हमने स्क्वायर किया, और फिर रूट और ले लूं, तो देखो हमने क्या किया है। पहले हमने क्या किया, ध्यान से सुनना क्या क्या करने जा रहा हूं। मैंने कहा कि मैंने कुछ वेलोसिटीज ली, मैंने लिया v1 v2 v3, ध्यान से देखना, और ऐसे करते करते मैंने लिया vn। एक चीज सिखा रहा हूं मैथ्स में, मैंने पहले स्क्वायर किया सबका, पहला स्टेप क्या किया? स्क्वायर। पहला स्टेप क्या किया? स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद फिर मैंने उनका मीन लिया, कितनी वेलोसिटी है, तो फिर मैंने क्या किया, मीन लिया, और फिर सबका रूट ले लिया, तो क्या रूट मीन स्क्वायर आ गया। इसी को बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। ये भी एक टाइप का एवरेज ही है। ये क्या हो गया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो क्या ये वी आर एम एस आ गई भाई, इसकी तो कोई यूनिट नहीं है, और वी स्क्वायर की यूनिट वी के जैसी नहीं हो सकती, तो स्क्वायर का रूट लेना पड़ा तभी तो यूनिट वी के जैसी होगी। बताओ कोई दिक्कत? सारी बातें क्लियर है? पक्का? अच्छा, इस रूट को अगर हटा दूं तो क्या उधर स्क्वायर आ जाएगा? तो क्या इससे ये भी इन्फर किया जा सकता है वी आर एम एस स्क्वायर वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर वी एन स्क्वायर बाय एन? समझे? कोई दिक्कत? क्या यहां से ये भी किया जा सकता है? दिख रहा है अभी भी? दिख रहा है? ठीक है। यहां से ऐसे भी तो लिख सकता हूं वी आर एम एस स्क्वायर इक्वल्स टू वी वन बाय वी टू स्क्वायर बाय वी एन स्क्वायर बाय, बताओ कोई दिक्कत? किया जा सकता है ना ऐसे? ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन पे आओ, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, क्या ये एवरेज है एक्स में? क्या ये एवरेज है वन का? क्या एवरेज है टू का? क्या एवरेज है nth का? तो इसमें क्या वी एक्स में डिवाइड बाय एन पहले हो चुका है, तभी तो एवरेज आया होगा वी एक्स। वी एक्स अपने आप में कौन सी वेलोसिटी है? एक्स में एवरेज, तो एक्स में एवरेज डिवाइड बाय एन करके तो निकाला होगा। ऐसे ये भी डिवाइड बाय एन करके आया, ये भी डिवाइड बाय एन करके आया, तो देखो क्या सबका एवरेज हो चुका है? क्या स्क्वायर पहले से ही हुआ था? तो स्क्वायर हो गया सबका एवरेज हो गया, स्क्वायर हो गया सबका एवरेज हो गया, मैच हो रहा है। क्या इसको बोल सकता हूं वी आर एम एस का स्क्वायर? पक्की बात? तो अपना नेट प्रेशर इन अ कंटेनर क्या आ चुका है अब? क्या ये लिख सकता हूं मैं एम एन बाई थ्री या फिर 1/3 एम एन, इसकी जगह क्या लिख देंगे वी आर एम एस स्क्वायर। ये हमने क्या निकाल लिया, किसी भी क्लोज्ड कंटेनर में गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है ऑन द कंटेनर। ध्यान से देखो, हाँ, अब वो किसी भी एक्सिस में मुझे मतलब नहीं है, मैंने तो नेट निकाल रखा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। क्या समझ में आई ये डेरिवेशन? पक्का? कोई दिक्कत यहां तक? सारी बातें क्लियर है? ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, ये एम क्या है? छोटा एम है ये ना, पूरा बताओ। मास ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। एन बताओ क्या है? तो मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूं इसको? और ये तो पता ही है, ये तो पता ही है वीआरएमएस। अब देखना, इसकी थोड़ी शक्ल बिगाड़ के ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 1/3 एम, एन की जगह क्या लिख सकता हूं, एन अपॉन वॉल्यूम,
समझे, इनटू VRMS स्क्वायर। सीखो, ठीक है। अब अगर मैंने ये लिख दिया तो मेरे को बताओ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n है, हर एक का मास छोटा m है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ सैंपल नहीं आ जाएगा, और ये मास को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो क्या डेंसिटी नहीं आ जाएगी? तो क्या मैं एक और लहजे में पी नेट कंटेनर लिख सकता हूं? बताओ कितना? 1/3 डेंसिटी ऑफ गैस, जो भी हमने गैस लिया उसकी डेंसिटी, हर गैस की डेंसिटी अलग होगी वो अलग बात है, इनटू में VRMS स्क्वायर। क्या दोनों फॉर्मूले याद रह पाएंगे तुम्हें? देखो ध्यान से, यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां गए, और ये अलग से मैंने तुम्हें पढ़ाया, ये इंफॉर्मेशन अलग से पढ़ाई, ये मैंने एक्सप्लेन किया है VRMS क्या चीज है, क्या बोला है VRMS। बताओ यहां तक कोई भी दिक्कत? ठीक है, कोई भी डाउट पूछ सकते हो, यही है इस पूरे चैप्टर में, और कुछ नहीं है। तभी आगे बढ़ूंगा जब कंफर्म कर दोगे, पक्का? चले आगे, चलो शाबाश। क्या हुआ, क्या कर दिया ऐसा? मुंह से खूंटे उखाड़ रहा है क्या? जब पता है दिक्कत इससे है तो फिर क्यों करता है वो काम? क्या कर सकते हैं बता, ऐसे अगर तू जस्टिफाई करेगा कि घटिया बात बोल के, तो अब पढ़ते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अगेन हमारा ये वाला फॉर्मूला आ चुका था, ठीक है, 1/3 ऑफ मानव स्क्वायर। अब VRMS स्क्वायर छोड़ दूं, तुम्हें याद तो है ना, यहाँ पे VRMS है, बार बार लिखते हैं VRMS, मेरा भी तो आलस जस्टिफाई करो ना, ठीक है। तो ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं, 1/3 अलग लिखा, n को अलग लिखा, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, क्या मैंने कुछ गलत किया? ठीक है, ये तो बन गई अपनी, ये काइनेटिक एनर्जी एक पार्टिकल की एवरेज है, एवरेज है, क्योंकि इस V में हमें बताया क्या छुपा हुआ है, तो क्या एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है। अब इधर देखना क्या होगा, इधर 2/3 इंटू n हो गया, ये n खुद किसके बराबर है, ठीक है, तो ये लिखा जाएगा 2/3, इसको लिख लेंगे कैपिटल N अपॉन वॉल्यूम इनटू के ई एवरेज पी। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हाथ रखते हुए, समझ आया सब? ठीक है, अब सब कुछ उधर को डेल देंगे, और मुझे क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी इंटरप्रिटेशन चाहिए ना, तो वो काइनेटिक एनर्जी एवरेज निकालेंगे उसमें, तो सब उधर फेंको, जिसको निकालना होता है उसको अकेला कर दो, बचपन से जानते हैं हम ये। तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज इक्वल टू, बताओ ये वॉल्यूम पीवी हो जाएगा, तो ये लिखा गया पीवी। फिर ये 3 ऊपर गया, 2 नीचे आ गया, और n नीचे, ठीक है, कोई दिक्कत? इसको हम बहुत ज्यादा मीनिंगफुल बना सकते हैं। तो पहले तो ये समझो कि हम यहां तक पहुंच चुके हैं, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। ये जो पीवी है, गैस तो आइडियल है, अपनी आइडेंटिकल लिया हर एक का मास, तो आइडियल गैस हो गई। अगर गैस आइडियल है तो पीवी बराबर nRT लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ये आइडियल गैस के लिए है इक्वेशन, रियल गैस के लिए नहीं है। तो इसका मतलब गैस कौन सी ले रखी है हमने बचपन से, आइडियल, तो पीवी इक्वल्स टू nRT लगेगा। कोई दिक्कत यहां तक, पक्का? ठीक है। तो nRT यहां रख दूंगा इस पीवी की जगह, तो अपनी काइनेटिक एनर्जी एवरेज क्या बनेगी, 3/2। ये कैसे उड़ा दिया तूने? अरे भाई ये नंबर ऑफ मोल्स है,
नंबर ऑफ मोल्स टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर होता है, इतना तो पता होगा। ठीक है, तो 3/2 क्या लिखेंगे, n RT अपॉन n। अब इस n पे आ जाओ, ये छोटा n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अब क्योंकि छोटा n से तुम कंफ्यूज हो सकते हो पिछले वाले से, पिछले वाला छोटा n क्या था, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैं उससे इसको अलग करने के लिए इस पे बार लगा देता हूं, चलेगा, ताकि तुम्हें पता लग जाए ये n वो वाला n नहीं है जो भी पीछे पड़ के आया है, ये नंबर ऑफ मोल्स है। तो ये किसके बराबर होता है, ये क्या है बता, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, ये वैल्यू इंटू 10 पावर, देखो जब चीज आती है ऐसे बोलता है आदमी तुरंत। तो n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, फेंको इधर, तो कितना आ गया, 3/2, इस n की जगह है कैपिटल N अपॉन NA इंटू में RT बाई n। इस n से ये वाला n कट गया, दिख रहा है, ठीक है। तो अब कहां तक पहुंच चुके एक्सप्रेशन में, यहां पहुंच चुके, ये आ गया 3/2 RT बाई NA। NA क्या है, एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 1 मोल की वैल्यू। मैं थोड़ा सा तुम्हें एवोगैड्रो नंबर के लिए एक फ्लेवर दे देता हूं, एवोगैड्रो नंबर ये क्या होता है, 1 मोल की वैल्यू, 1 मोल की वैल्यू इज, अगर तुम्हें बोला, हाँ वही मतलब बहुत सिंपल है, 1 मोल कितना होता है बताना, बस 6.023 इंटू 10 पावर 23, जो इसकी वैल्यू है वही 1 मोल है, तो 1 मोल एवोगैड्रो नंबर ही तो हुआ, समझ गए, पक्का। तो के मैंने पर मोल निकाली है वैल्यू, और पर मोल निकालने को ही तो के बोलते हैं। के क्या है यहाँ पे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के आ गया, के, और के किसके बराबर, R बाय एन। अच्छा तू तू इतना, एक तो समस्या है ना, फर्स्ट फ्लोर है, फेंकूंगा तो मरेगा भी नहीं। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, छोड़ छोड़ छोड़, भूल जा। उसी जानवर का नाम हमने गधा रखा है। चल खैर, ये तो चलता रहेगा, होशियार बच्चा है, ऐसी बात नहीं है। के इक्वल्स टू R बाय, खुश है, अरे ये कुछ नहीं होता, तो ये बता, सर है तो समझना फिर, ये है मेन बात, क्लियर है ये सारी बातें। मुझे क्या कि यूनिट निकालने को अगर कोई बोले यार डायमेंशन, डायमेंशन निकालो, बताओ डायमेंशन कैसे निकालोगे, फटाफट निकलवाता हूँ डायमेंशन, के काइनेटिक एनर्जी के बराबर है? है ना, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ही तो है, तो एनर्जी की तो साफ साफ लिख लोगे ना तुम, mL2T-2। मैं तुम्हें बता रहा हूँ यूनिट बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। अच्छा, फिर R बाय N ही तो के है, तो N पर मोल हो गया ना, और T उधर नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में गया तो आ गई इसकी ना, नहीं भाई -1 आएगा, समझ नहीं रहा ना तू, मैं सोच रहा छोटे में सिखा दूंगा, पर कोई नहीं भाई, चलो आओ, के ई बराबर 3/2, यहां लिखा मैंने के टी, कोई दिक्कत, इसकी बताओ क्या आ गई, ठीक है, टी नीचे आएगा, कोई दिक्कत, ये किसकी, टी की डायमेंशन। अब के को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, के को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, एनए से, एनए क्या है, मोल की वैल्यू, एनए क्या है,
मोल की वैल्यू। बट एक बात ध्यान से सुनना, ये जो K आता है ये पर मोल के लिए आता है ना? K किसके लिए आता है? पर मोल के लिए आता है। तो जो भी तुमने माल पानी निकाला है वो पर मोल के लिए निकाला है। तो पर मोल मतलब मोल इनवर्स। ठीक है? बेटर तुम्हें तब समझ में आएगा जब मैं बोलूं कि इसकी डायमेंशन निकाल के लाना, यूनिट और डायमेंशन दोनों। डायमेंशन तुम्हारे लिए होमवर्क। ठीक है, इतना तो करो कम से कम। अच्छा, इसकी वैल्यू वगैरह देख लो। इसकी वैल्यू मेरे ख्याल से दोनों तरीके से सीख लो। एक तो होती है शायद 1.3 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। हाँ, के की। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर देखोगे तो ये आती है लगभग 8 पॉइंट समथिंग कुछ इंटू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। ठीक है, ज्यादा कोई दिक्कत? तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की कहानी क्लियर। अब मेरे को बताओ मैं कहां पहुंच गया था? मैं पहुंच गया था काइनेटिक एनर्जी के इस पड़ाव पे कि मेरी एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ चुकी? 3/2 के। ये है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन। ये क्या है? ये स्लाइड भी भली भांति समझो इसमें क्या हुआ है, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अगर है तो पूछो, 10 बार पूछो, 15 बार पूछो, एक एक चीज पता होनी चाहिए तुम्हें। हेलो सारा, फाइनल इस एक्सप्रेशन पे अराइव कर गए हम। काइनेटिक एनर्जी इंटरप्रिटेशन इसी को बोलते हैं। क्लियर है सारी बातें? पक्का? ठीक है। ये जो काइनेटिक एनर्जी इंटरप्रिटेशन, अगर इसको मैक्रोस्कोपिक लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, हाँ मैक्रो, माइक्रो नहीं मैक्रो, अगर इसको मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये हमें इंटरनल एनर्जी की तरह बिहेव करती हुई नजर आती है। तो कई बार इसको किससे इंटरप्रेट कर लेते हैं कि यही तो इंटरनल एनर्जी है। और इंटरनल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस। पागल बनाने का तरीका है, गैस की कौन सी पोटेंशियल एनर्जी आ गई? काइनेटिक की होती है बेचारे के पास, क्योंकि सारी की सारी रैंडम है, नॉन मैकेनिकल है। तो कहां कहां से आई पोटेंशियल? पोटेंशियल तो मैकेनिकल में आती है ना, के ई प्लस पी। आया समझ में? उसको देखने के उस तरीका है, बस एक देखने का अपना पागल बनाने का तरीका है। और पागल बनाने का तरीका क्या है कि मैं इसको क्या बोल सकता हूं? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी कहां से? फ्रॉम मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक। क्या असलियत में इंटरनल एनर्जी बोला जा सकता है इसको? नहीं। क्या बस ये अपने आप को सांत्वना देने वाली बात है? हाँ, डिटेल्स है और भी बहुत सारी। तुम्हें ये असली बात तब पता लगेगी जब तुम इससे पिछला चैप्टर भी, जैसे मैंने अभी पिछला चैप्टर तुम्हें सीबीएसई के हिसाब से करवाया, जब वो कॉम्पिटेटिव लेवल के हिसाब से करेंगे वहां पे तो खुल के सारी बातें होती है। वहां पे नहीं अपने को रखना होता क्या तथ्य है क्या नहीं है, भाई खोल के बताओ, पूरा लॉजिक देके। तो वहां पे तुम्हें एक बारी में ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या बात चल रही है। अभी तो तुम्हें बस ये देखना है कि कई बार वो इंटरनल एनर्जी लिख देता है अगर काइनेटिक एनर्जी इंटरप्रिटेशन को, तो हाँ बोल देना चुपचाप सीबीएसई में, हाँ भाई होता है, होता है, मान ली तेरी बात। ठीक है, हाँ। इसमें बताओ यहाँ तक कोई भी दिक्कत? तो काइनेटिक एनर्जी की एवरेज कितनी आई? 3/2 केटी, जिसको हम इंटरनल एनर्जी की तरह ट्रीट करवा सकते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, डिग्री ऑफ फ्रीडम याद है तुम्हें? पिछले चैप्टर से बहुत डिटेल में बताई थी। कितने टाइप की? अरे 6? 3? बताओ पहली। तू बता। बताओ बताओ, पेपर है तुम्हारा, क्या पढ़ रहे हो तुम? पहला, दूसरा, तीसरा, कर करके दिखाए थे। मोनोटॉमिक गैस मतलब एक एटम अपने खुद के अबाउट तो कभी रोटेट कर ही नहीं सकता। तो मोनो के लिए लीनियर कितना? 3 एक्सिस में इंडिपेंडेंटली भाग सकता है रोटेशन में। क्या बात कर रहे हो? वाइब्रेशन डाई में 2 होते हैं, जैसे पेन,
पूरा का पूरा एक्स में जा सकता है, पूरा का पूरा वाई में जा सकता है, पूरा का पूरा जेड में जा सकता है। तो 3 इंडिपेंडेंट तो आ गए लीनियर में, 3 इंडिपेंडेंट रोटेशन में। जिस एक्सिस में है उस एक्सिस के अबाउट तो घूम ही नहीं सकता, बाकी दो के अबाउट घूम सकता है। करके दिखाया था और बहुत टाइम लिया था। तुम आधा घंटा किसी चीज में लेके कैसे भूल सकते हो, तुम ये बताओ। कितना लिखूं यहाँ? 2 यहाँ। अच्छा ट्राई में, क्योंकि अब 2D फिगर है, वो खुद के एक्सिस के अबाउट भी घूम सकती है। तो इसकी बताओ नेट डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई? इसकी, 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 कोई दिक्कत? भाई कंजस्टेड तो तुमने कर रखा है सब कुछ। नहीं कैसे करता होता क्या है? डेफिनेशन क्या लिखवाई थी इसकी? क्या डेफिनेशन लिखवाई थी? कितने तरीके से कोई भी पार्टिकल फ्रीली मूव कर सकता है, वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, पढ़ लो यार, डेफिनेशन वगैरह पढ़ लो। पूछ लिया तो तुम्हें सब कुछ आते हुए भी नंबर नहीं मिलेगा, अच्छा लगेगा? आनी भी चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि शर्म आ रही है तो भाई साहब मुझे बोल बोल के शर्म आ रही है, शर्म आ रही है, और मेहनत में फिर भी गुठली मार गए। शर्म आते हुए भी हरामजादी की कम नहीं हो रही, ये मत करना बस। शर्म आ रही है सच में करो, नकली शर्म नहीं। हाँ, कोई स्कोप नहीं है नकली शर्म का। चलो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन बताना। अरे 3/2 KT अभी तो पढ़ा था ताजा बिल्कुल तत्काल में, तुरंत से पहले भूल जा रहे हो। क्या इसको इंटरनल एनर्जी की तरह भी ट्रीट करवा सकते हैं? हाँ? तो इंटरनल एनर्जी को तो हम के प्लस पी भी बोल सकते हैं। ये जो पिछले स्लाइड पे लाइन लिखी थी उसका बता रहा हूं बस, जो मैंने वहां थ्योरी में बताया उसको थोड़ा मैथ्स में लिख दिया बस। कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है। अब मैं तुम्हें पढ़ाता हूं लॉ ऑफ, ये लास्ट चीज है यहां पे, इक्विपार्टीशन। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन पहले हिंदी में समझो, फिर मैं लिखवा तो दूंगा ही, पहले तुम्हें लेकिन समझ में आना चाहिए चल क्या रहा है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन बोलता है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, हर मोल के लिए एनर्जी बराबर बराबर बढ़ती है। फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, फॉर एवरी मोल, फॉर एवरी मोल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल। एक मिनट, मैं पूरा बता दूं एक बार और अच्छे से। मैथ्स वो तो समझ में आती होगी ना तुम्हें। अब मैं एक और चीज प्रूव करने जा रहा हूं जो हम आम जन में भाषा प्रयोग करते हैं, उससे बहुत सुपीरियर लैंग्वेज है मैथ्स। देखो तुरंत समझ में आएगा। मैं पहले लिखने जा रहा हूं कि फॉर अ पार्टिकल, फॉर अ पार्टिकल हैविंग यूनिट डिग्री ऑफ फ्रीडम, अपने पास लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन बोलता है कि उसके पास एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन 3/2 KT का होगा। और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो के प्लस पी। ये मैंने किसके लिए लिखा? एक पार्टिकल। किसके लिए लिखा? एक पार्टिकल। और उसकी पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है बताओ? कोई दिक्कत? अब यूनिटरी मेथड लगाऊंगा, समझना। अब मैं लिखने जा रहा हूं फॉर 1 मोल एंड 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। मेरे को बताओ एक पार्टिकल के लिए कितना था? 3/2 KT। ऐसे ही मेरे को बताओ एक मोल क्या होता है? वो तो नहीं लिखूंगा ना, लिखता ही रह जाऊंगा फिर तो। Na किसके बराबर आ जाएगा बताना जरा? 3/2
के टी, बताओ कोई दिक्कत? समझा? श्योर है? पक्का? ठीक है। कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है। तुम्हें एक पार्टिकल की बताया मैंने, तो तुम्हें समझ में आया। अब अगर मैं शुरुआत से ही एक पार्टिकल की बात ना करके, एक पार्टिकल की बात ना करके अगर मैं बोलता फॉर 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स, चेंज किया मैंने थोड़ा सा, पहले वो तुम्हें वो समझाया जिसमें तुम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो। तुम अगर एक से गाड़ी स्टार्ट करते हो तो तुम लपेटते चलते हो, मल्टीप्लाई करते चलते हो, सब आ जाता है तुम्हें। अब मैं क्या कह रहा हूं कि जो मैंने एनर्जी लिखी थी वो तुम्हें झूठ बताया था, वो एक पार्टिकल की नहीं थी। वो कितने की पार्टिकल की थी? वो Na पार्टिकल की थी। कितने पार्टिकल की थी? Na पार्टिकल की थी। दोबारा, कितने पार्टिकल की थी? Na पार्टिकल की थी। समझ आया? कोई दिक्कत? ये भी समझ आया? शक्ल बिगड़ गई तुम्हारी, रुको मैं तुम्हारे लिए आसान करता हूँ। सुनो सुनो सुनो, तुम्हारी किताब के हिसाब से बता देता हूँ। ये तो समझ में आ चुका था ना सबको? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का? ठीक है। तो इस चीज को देखो, क्या लिख सकते हैं? शाबाश। तो ये क्या लिखा गया? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आओ इधर आ जाओ। इस चीज को क्या लिख दिया जाएगा? इस चीज में कोई दिक्कत किसी को? ऐसी चल रही तो गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी डिफाइन हो सकता है, गलती नहीं इसमें भी। अच्छा, अब फाइनली बिल्कुल मैंने एन मोल के लिए लिख लिया, बट डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही है। अगर मैं बोलूं फॉर, ये फाइनल शॉट है, इसमें सब हो जाएगा, फॉर एन नंबर ऑफ मोल्स एंड फॉर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, बताओ क्या लिखा जाएगा? खुद बताओ, लिखो। भाई एक पार्टिकल एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ही है, फिर एक मोल और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ही है, एन मोल एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ही है, एन मोल एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, बताओ क्या लिखा जाएगा? हाँ, 3/2 एन आर टी एफ। अब समझ गए? पक्का? श्योरिटी है इस बात की? ठीक है। तो हमने क्या लिख लिया? हमने लिख लिया U बराबर, ये इंटरनल एनर्जी की तरह बिहेव कर रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी इंटरप्रिटेशन किसकी तरह बिहेव कर रही है? इंटरनल एनर्जी U। तो एन मोल और एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले को क्या मिली? कितनी एनर्जी मिली? क्यों नहीं लिखा जा रहा है सही से? 3/2, कुछ तो दिक्कत है इस वाले एरिया में। 3/2, बोलो आगे, एन आर टी एफ। बताओ यहां तक कोई भी दिक्कत? सारी बातें क्लियर? पक्का? ठीक है। तो ये जो टी है इसको भी क्या लिख सकते हैं हम, और थोड़ा सा अगर रीडिफाइन करके लिखूं, इंटरनल एनर्जी में तो चेंज ही देखा जाता है हमेशा, है ना? तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? ये जो मैंने डब्बा पैक किया, पता है कब कर पाया? जब मैंने हर मोल को, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को इक्वल इक्वल एनर्जी दी है। मैंने क्या बनाया? एक एनर्जी का पैकेट बनाया, एक एनर्जी का पैकेट बनाया। तो मैंने कहा हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को इतना मिलेगा, एक को इतना मिला, दो को कितना मिलेगा? 2 × 3/2 kT। तीन को कितना मिलेगा? 3 × 3/2 kT। समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको यू नोट बोल दूं, क्या बोल दूं? यू नोट बोल दूं, तो अब देखो कितना आसान हो गया। एक मोल को कितना? एक मोल और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितना? यू नोट। यू नोट क्या? हाँ सॉरी, एक पार्टिकल को कितना? यू नोट, है ना? अच्छा, और एक मोल को इंटू एन ए, दो मोल को इंटू 2 Na, तीन मोल को, अब मैं पार्टिकल एक ही रखता हूं, पार्टिकल एक ही रखता हूं। मैंने कहा अगर किसी पार्टिकल की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो यू नोट, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो
3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो बताओ कोई दिक्कत? अब मेरे को दो अलग अलग तरीके से देखना पड़ रहा है, मोल के हिसाब से भी देखना पड़ रहा है, और तो मैंने क्या किया, मैंने एक मोल के लिए निकाल लिया, एक मोल के लिए निकाल लिया। एक मोल को निकालने के बाद मैंने उसको नाम दिया यू डैश। क्या नाम दिया? ये नोटेशन मेरी घर की है, स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, तो मैं सिखाने के लिए बता रहा हूं। एक का क्या नाम है, एक पैकेट का नाम यू डैश। अब मेरे को बताओ, क्या ये तो एक मोल के लिए है, 2 मोल के लिए 2 यू डैश, 3 मोल के लिए, 4 मोल के लिए। अब मैंने नंबर ऑफ मोल फिक्स कर दिया 1। अब मैं क्या चेंज कर रहा हूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या चेंज कर रहा हूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मैंने कहा 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए यू डैश, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। आ रहा है समझ? अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं मोल का खेल ही हटा रहा हूं। मैंने कहा n मोल के लिए इतना है, अब मैंने मोल के लिए लपेट लिया, और अब मैंने इसको नाम दिया मान लो यू डबल डैश, यू डबल डैश। क्या अब मैं मोल तो चेंज नहीं कर सकता, मोल तो पहले ही इंक्लूड कर लिया ना जितने भी थे, अब क्या बदलने को बचा बस। तो अगर किसी की डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स वाई और जेड में है तो यू डबल डैश इंटू 3 नहीं हो जाएगा वो? क्यों? क्योंकि एक को कितना मिल रहा है, यू डबल डैश, 2 को कितना मिलेगा, 3 को कितना मिलेगा। समझ आ गया? इसका मतलब हर डायरेक्शन में बराबर बराबर बटी होगी ना, इसी को ही बोलते हैं हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को बराबर एनर्जी मिलना, इज लॉ ऑफ। अब आया समझ? ये समझा रहा था मैं, ठीक है। मान लो एक मोल है, उसमें 6 पार्टिकल है, हाँ, तो उसके 3 हिस्से कर दिए, मतलब एक आधी हिस्से कर दिए, एक मतलब एक तिहाई कर दिया, तो एक एक्स में डाल, एक वाई में डाल, बिल्कुल तीनों, एक एक्स वालों को इतनी, वाई वालों को इतनी, जेड वालों को, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या एन मोल और एन डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, कौन ये? हाँ, ये n नंबर ऑफ मोल और f डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। n की वैल्यू 1 रख दो, f की वैल्यू 1 रख दो, इसका मतलब क्या है, एक मोल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। समझ आया? कोई दिक्कत इसमें? पक्का? तो ये अपना डेल्टा यू आ चुका है, कितना 3/2 एन आर डेल्टा टी एफ। बताओ इसमें कोई दिक्कत? सारी बातें क्लियर है, एक एक बात, ठीक है। दिख रहा है अभी भी क्लियर एकदम? अब ऐसे ही मुझे बता दो इसके लिए, मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितना आएगा डेल्टा यू? अरे भाई, अब ये इसमें वैल्यू रख के तमीज में बताओ। 9/2 आर डेल्टा टी, और इंटू एन भी तो आएगा। मैंने कहा कहा एक मोल लो, तो बस डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से बंटवाइए ना, कैसे करके सबकी निकाल पाओगे? बताओ कोई दिक्कत? सारी बातें क्लियर है? श्योर? ठीक है। ये याद रखना, 3/2 एन आर टी एफ। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हुए। नहीं पता नहीं, देख लेंगे, जो भी है देखा जाएगा, छोड़, यहाँ ध्यान दे तू अभी। अच्छा, तो अब एक और चीज, फाइनल फाइनल चीज, क्या तुमने सीपी पढ़ा था? नाम बताना। एट, अच्छा तुमने सीवी पढ़ा था? बताना। मोलर स्पेसिफिक हीट एट, फॉर्मूला बताना। मेरे को लगा इसका फॉर्मूला Q अपॉन M डेल्टा टी या N डेल्टा टी। अरे भाई मोलर है वो, मोल के हिसाब से देखते हैं, मास के हिसाब से देखते हैं, तो हाँ, और वो भी छोड़ो, तुम्हें बताएं क्या याद होगा, स्पेसिफिक हीट की वजह से सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर बढ़ सकता है, स्टेट चेंज नहीं होती, याद है? ठीक है, तो एक मोल के स्टेट चेंज करने के लिए मुझे क्या हीट लगेगी, और अगर तुमने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो ये तो याद होगा, ये चाहिए था मेरे को तुमसे। हाँ वो तो डिराइव करवाया था, वो दोबारा डिराइव करवा रहा हूँ, क्योंकि तुमने वहां पंगेबाजी कर दी थी, वहां पे तुम्हें समझ नहीं आ रहा था ना, के क्या है, आर क्या है, एन क्या है, कब एन मैंने 1 मोल लेके करा दिया, कब एन को एन ही रखा। एक बार देख लो मेरी तसल्ली के लिए। क्यों, क्या डेल्टा यू प्लस वर्क डन होता है?
वर्क डन क्या पी डेल्टा वी होता है, और तुमने कहा है ये कहाँ है एट कांस्टेंट, तो क्या ये 0 हो चुका है, तो डेल्टा यू बराबर क्यू आ चुका है, और क्यू तो मेरा एन सी वी डेल्टा टी के बराबर है, और डेल्टा यू अभी अभी ताजा ताजा निकाल के आया हो यहाँ से, कितना है 3/2 एन आर डेल्टा टी एफ। कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है। डेल्टा टी और डेल्टा टी, एन से एन, सीवी बताओ कितना आ गया? अरे बस बस सामने देखो तुम, कोई दिक्कत है यहाँ पे? क्या यही कर्म कांड सीपी के लिए किया जा सकता है? वर्क डन आएगा इसमें बिल्कुल। तो यहां पे लिखा जाएगा, क्यू की जगह डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं सीधा इक्वेशन, एन सी पी डेल्टा टी, समझ गए? और फिर यहां क्या आ जाएगा, डेल्टा यू की जगह 3/2 एन आर डेल्टा टी एफ। कोई दिक्कत? ठीक है, प्लस में पी डेल्टा वी। अब देखो पी डेल्टा वी को हम एक और चीज लिख सकते हैं, यहां लिखवा रहा हूं पी डेल्टा वी, क्या आ जाएगा एन आर, तो कांस्टेंट है डेल्टा टी। बताओ कोई दिक्कत? क्लियर है सारी बातें? ठीक है, तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, एन आर डेल्टा टी, तो एन डेल्टा टी, एन डेल्टा टी, एन डेल्टा टी कैंसिल। बताओ कोई दिक्कत? ठीक है। तो ये आ जाएगा सीपी किसके बराबर, आर कॉमन निकाल लो, 5/2 आर एफ। पता नहीं मेरे को क्यों गलत सा लग रहा है, क्योंकि एफ दोनों में नहीं है। तो कितना आ जाएगा, क्या कॉमन आ सकता है इसमें से, सिर्फ आर कॉमन आ सकता है, तो अंदर क्या बचेगा, +1। बताओ कोई दिक्कत? सारी बातें क्लियर? ठीक है। तो ये आ गया अपना सीपी, ये आ गया सीपी। अब एक और चीज के ऊपर ध्यान दिलाना चाहूंगा मैं तुम्हारा, जैसे मैंने यहां पे लिखा था ये 3/2 आर एन ए टी, ये लिखा था हमने, ये किसके बराबर आया था, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, याद होगा तुम्हारे? ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज पे ध्यान देना, जब मैंने तुम्हें ये सब करवा के काइनेटिक एनर्जी लिखवाई 3/2 के टी, क्या लिखवाई 3/2 के टी, तो इक्विपार्टीशन लो, जो अपना मतलब जो भी तुम गैस लोगे, जैसे तुमने ये मोनो ली या डाई ली या ट्राई ली, कोई सी भी ले ली, उसमें ये वाला 3 तो सबके पास है देखो, तो असलियत में ना ये जो 3 है, ये 3 लीनियर का इंक्लूडेड है सब में। इस बात को समझो, पीछे नहीं आ गया, ये तो देखना है, क्या लीनियर 3 तो सबके पास होता है, हर गैस के पास है? तो तुम्हें ताजे ताजे में थोड़ा तेज करवाना मुश्किल है। हाँ, अरे जूम छोड़, तुम इस पे मत जाओ, पहले तो मेरे को ये बताओ, जो मैं कह रहा हूँ पहले वो बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, वो सुनूंगा मैं, पहले एक बार पूरी बात सुन, ये 3 और ये 3 और ये 3 सबके पास है क्या? सबके पास है। यहां पे मैंने लिखा 3/2 के टी, ये 3 क्या लिखा हुआ होगा सोच के देखो, ये लीनियर सबका जो इंक्लूड है वो है, समझ आया? तो एक के लिए असलियत में क्या आ जाएगा, हाफ के टी। अब तू बता। हाँ, हम्म, हाँ वो असलियत में 3/2 आएगा। हाँ, ठीक है। तो क्योंकि ये बात वहां पे मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताई, क्योंकि पहले मुझे ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन पढ़ाना था, तभी तो मैं तुम्हें समझा पाता है 3 क्यों आ रहा है। आया समझ? तो अब मेरे को बताओ, क्या यहां पे 1 आएगा, और यहां पे 1 आएगा, यहां 1 आएगा, यहां 1 आएगा, यहां 1 आएगा, यहां 1 आएगा, वाइट से इसलिए ताकि तुम्हें याद रहे कि ये 3 लीनियर का बटा था। क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाऊंगा, जब मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाऊंगा तो तुम्हारा नो गलत क्यों आया, क्योंकि तुमने ऑलरेडी 3 इंक्लूड कर रखा, फिर से 3 रख रहे हो।
हाँ, तभी तो तुम्हारा नो आ गया। हाँ, अब सही आएगा। अब रखो, अगर तुम यहाँ पे इस फॉर्मूले में रख दो चीजें, तो अब एफ की वैल्यू कितनी रखोगे? 3। तो अब कितना आ जाएगा? 3/2 आर डेल्टा टी एम। तुम पहले से इंक्लूड करके चल रहे हो उसको, क्योंकि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन पार्टीशन बोल ही तो ही रहा है कि हर एक पार्टिकल के लिए या फिर हर मोल के लिए और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए मैं दो तरीके से यूनिटरी मेथड से चीजें बांट सकता हूं, एक एफ और एक एन, नंबर ऑफ मोल। आई बात समझ में? पक्का? तो इसके हिसाब से जितने एफ होंगे उतनी ही सबको बराबर मिलती चली जाएगी। भाई एनर्जी तो फिक्स है ना, कांस्टेंट है, वही तो बटेगी सब में बराबर बराबर। तो बराबर किस बेसिस पे बटेगी? वो नंबर ऑफ मोल्स के बेसिस पे बराबर बटेगी और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस पे बराबर बराबर बटेगी। बताओ ये बात समझ आती है क्या? पक्का? पक्का? ठीक है। ये जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन है इतनी डिटेल में और इतने सही तरीके से पढ़ना पहली बारी में दिक्कत कर सकता है तुम्हें, पर मैंने जितना भी पढ़ा एग्जैक्टनेस में बिल्कुल फील के साथ पढ़ा दिया तुम्हें। ठीक है? अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो भी क्लास होगी उसमें मैं इस पे एक लाइन बोल के आगे बढ़ूंगा ताकि तुम्हें ये सब याद रहे। वहां का काम थोड़ा सा आसान। तो अब यहाँ पे भी क्या क्या होगा बताओ? इसको अलग कलर से लिख रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे हमने क्या क्या किया था। एक, घर जाके ये एक देखती तुम्हें पता होना चाहिए कहां से क्यों आया। क्या सारी जगह 1 1 क्यों आ गया? पता लग गया, क्योंकि मैं वापस से एफ की जगह वैल्यू रखूंगा 5 3 6 ऐसे करके। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूं तो ऑलरेडी उसमें लीनियर इंक्लूडेड थी, तो वो हटाई मैंने ताकि मैं अब एफ की वैल्यू खुले में रख सकूं। तो मोनो के लिए क्या रखूंगा? 3, डाई के लिए 5 और ट्राई के लिए 6। अब सही आएगा। अगर पहले से 3 लिखा होता तो उसमें लीनियर पहले से इंक्लूडेड थी। अब आया समझ? पक्का? श्योर? ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक और चीज डिफाइन की थी जिसका नाम था गामा। जिसका क्या नाम था? गामा। बिल्कुल, सीपी बाय सीवी। अब ये गामा किस किस के लिए डिफाइन हो सकता है? मोनो के लिए, डाई के लिए और ट्राई के लिए। इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं और थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं इसको। गामा बताओ, क्या ऊपर लिखा जाएगा सीपी? तो आर से आर कट जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। तो ऊपर लिखा जाएगा f/2 + 1 और नीचे क्या लिखा जाएगा? f/2। ये 2 से 2 मत उड़ा देना। हाँ, तो मोनो के लिए f की वैल्यू कितनी? बोलो। हाँ, जल्दी। 3। इसके लिए f की वैल्यू, इसके लिए f की वैल्यू, बस अब रखो और निकाल लो गामा की वैल्यू, फटाफट आती रहेगी तुम्हारी। बताओ इसके लिए गामा कितना आ जाएगा? यहाँ पे रखो 3/2 + 1 कितना आया? 5/2। ये 3/2, 2 से 2 कैंसिल तो कितना आ गया? 5/3। समझ आया? बताओ 5 के लिए क्या? 7/2 और 5/2, तो 7/5। 6 के लिए 3 और 1 4 और नीचे 3, तो 4/3। क्या सारे गामा आ चुके हैं? तो हो गया सारे गामा पा। मोनो यार फिर से वही बात, इसीलिए तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। सीख लिया ना गलती से। ना 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 ना, मतलब जो जैसे जितने भी तुम्हारे फ्रीऑन गैसेस होती हैं, जितनी फ्रीऑन गैसेस होती है वो अकेले अकेले एग्जिस्ट करेंगी ना। नोबल गैसेस, समझ में आया? जियोन एक्सी अकेला घूम सकता है, कोई बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है उसे। जैसे यहाँ पे डाई में क्या आ जाएगा? डाई में सिर्फ 2 होने चाहिए, CO2 डाई नहीं है, O2। हाँ, O2 N2 ये सब क्या है? डाई। और ट्राई CO2, अब बोलो NO2, ये सब क्या है? ट्राई। कोई दिक्कत? H2O ये भी क्या है? ट्राई, बट वो गैस नहीं है। स्टीम में तो अलग होगा, स्टीम में थोड़ी और लूजली बाउंडिंग होगा, वो एंगल का फर्क आ जाता है उसमें, केमिस्ट्री अलग है। तो ये समझ में आया मोनो डाई और ट्राई कौन सी गैसेस की बात हो रही है? इसके हिसाब से हम चीजें देख लेते हैं। क्या सारी बातें क्लियर है? पक्का? यहां तक बताओ पूरे चैप्टर में कोई भी परेशानी है क्या? ठीक है। अब देख सारे के सारे एन तुझे कटते हुए दिखाई दिए आज। अब कोई कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लगाया यहाँ पे? ये वाला जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा। हाँ, नहीं, हाँ फर्स्ट लो करवाना, शाबाश। चलो, अब एक रटने वाली चीज है जिसका नाम है मीन फ्री पाथ। लैम्डा से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है,
ये होता है लेमडा बराबर, क्योंकि मीन फ्री पाथ है तो बार भी लगा देते हैं, कभी कभी ये नोटेशन देखने को मिल जाएगी, 1 में √2 पाई डी एन एन डी है डायमीटर ऑफ पार्टिकल, डायमीटर ऑफ पार्टिकल। अभी डिफाइन कर रहा हूं इसको, फॉर्मूला याद ही करना है। एन नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम बोले तो कैपिटल एन बाय वॉल्यूम, ये लिख दूं चलेगा, आ जाएगा समझ में। और ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। कोई दिक्कत यहां तक? ये मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला। अगर वो कोई इस फॉर्मूले को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दे तो डरोगे तो नहीं? ठीक है, अब ये है क्या मीन फ्री पाथ, वो और समझ लो। जैसे मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है, और ऐसे इनफाइनाइट मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये घूम रहे हैं ऐसे, तो ये पार्टिकल कोलाइड कर गया। अभी जैसे ही कोलाइड किया मैंने गिनती चालू कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके 7 सेकंड बाद दूसरे पार्टिकल से टकरा गया किसी। तो एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच का जो समय में वो कितना चला है, वो है मीन फ्री पाथ। दोबारा सुन लो भाई, दोबारा सुन लो। डिस्प्लेसमेंट भी होगी, अब तो डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी डिटेल में नहीं पूछ रहा हूं। दोबारा सुनो, ये एक पार्टिकल है, इसका कोलिजन हो चुका, जस्ट अभी हुआ, क्या मीटर चालू हो गया इसका। अब दोबारा कब कोलाइड करेगा, उससे पहले कितना चल चुका है, वो क्या है, मीन फ्री पाथ। तो क्या लिखोगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज मीन फ्री पाथ। ये तो तुम नहीं पढ़ पाओगे अभी, स्पेशली इस क्लास में तो बहुत मुश्किल है पढ़ना तुम्हारे लिए। क्या कहाँ पे, ये जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे ना, तब वहां पे बहुत काम आएगा। तब वहां पे तुम एक्चुअल पाथ तो नहीं पता कर सकते, किसी भी एक पार्टिकल का एक्चुअल पाथ कभी भी नहीं पता कर सकते तुम, ना सॉलिड में, ना लिक्विड में, ना गैस में, कभी नहीं कर सकते। तो हम सैंपल लेते हैं। अब कभी कभी मुझे लेकिन एक की भी जरूरत पड़ती है, तो वो एक को कैसे पढ़ा जाता है उसके लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। और जो अभी तो मैंने टाइम की बात नहीं करी, इस लैम्डा को चलने के लिए कितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, वो सब नहीं है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे चाह के भी बात नहीं कर सकते, अपने पास बहुत अधूरी नॉलेज है उन सबको टैकल करने के लिए अभी। तो ये होता क्या है, डेफिनेशन क्या बनी इसकी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल बिटवीन टू सक्सेसिव टू कॉन्सेक्यूटिव सक्सेसिव कोलिजन। कॉन्सेक्यूटिव बोले तो एक के बाद एक, ऐसा नहीं ये कोलाइड कर गया 36 कोलाइड करने के बाद और अब तुमने देखा कोलिजन। हाँ भाई, ये पहले यहाँ कोलाइड किया था, 36 पार्टिकल बाद यहाँ कोलाइड किया, तो 36 बार कोलाइड कर चुका है, वो नहीं, एक के जस्ट बाद वाले कोलिजन के बीच में। समझ आया कॉन्सेक्यूटिव का मतलब? ठीक है, तो बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव सक्सेसिव कोलिजन इज मीन फ्री पाथ। समझ आया? ये डेफिनेशन, यहां तक सारी बातें क्लियर? किसी भी बात में कोई भी दिक्कत हो? पक्का? ये दोनों ही चीज याद करने वाली है, हो जाएंगी याद? ठीक है। अब इसमें ना कहाँ अगली साइड, ये देख लो, देख जैसे ये पार्टिकल है, ये सीधा जा रहा है ऐसे चुपचाप, ये इसकी डायमीटर है, ठीक है। ये एक पार्टिकल है, ये ऐसे जा रहा है, या फिर मान ले इसी की डायरेक्शन में जा रहा है, और ये इसकी डायमीटर है डी, के दोनों टकराएंगे नहीं। अब एक और पार्टिकल है, ये पार्टिकल इधर जा रहा है डी से, और ये मान ले इधर ना जाके इधर जा रहा होता, क्या अब ये कोलाइड करेंगे? तो यहां से लेके यहां तक की दूरी मीन फ्री पाथ, और ये क्या है, टी इक्वल्स टू 0। यहां पे वो जस्ट कोलाइड कर चुका है, प्रीवियस कोलिजन हो चुका है, तो प्रीवियस कोलिजन जो इसका हुआ उसके बाद अगली बारी इससे कोलाइड करेगा वो कितना चल के, लैम्डा बार चल के, इसको बोलते हैं क्या। अब मैं बताता हूं, देख एक्चुअल में मैंने तुझे समझाने के लिए बेवकूफ बनाया तेरा। हाँ, क्या कभी भी दो पार्टिकल की बात कर रहे हो, हम सैंपल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे घुचड़ मुचड़ मची होगी। एक आएगा लैम्डा 1 इसका, इसका आएगा लैम्डा 2,
इसका आएगा λ3। कितने पार्टिकल हैं? देख सकते हो एक पार्टिकल, अभी तो रट रहे हो। हाँ, पर फॉर्मूला किसके लिए डिफाइन किया हमने? सैंपल के लिए। एक यूनिट वॉल्यूम लिया, उसमें कितने पार्टिकल थे वो लिखे, तब डिफाइन किया। डेफिनेशन तो ऐसे ही लिखेगा ना, तभी तो कह रहा हूं मैं तो पढ़ा सकता हूं एग्जैक्टनेस में। तो मैं क्या करता हूं, जैसे तुम्हारे सीबीएसई के लेक्चर चल रहे हैं, तो एग्जैक्टनेस 0 से 100% तक जा सकती है, मैं पहुंचता हूं 30% एग्जैक्टनेस तक। कॉम्पिटेटिव में मैं पहुंचूंगा 100% तक, पर तब तुमने दिल पे बहुत चोट लग रही होती है। इतनी बातें तो नहीं जाननी थी। क्या आप समझ आया क्या दिक्कत है यहाँ? तो कहा मैंने तुम्हें एक के लिए, बट असलियत में बात हुई है सबके लिए। और गरीबी क्या है, बातें सैंपल के लिए ही हो सकती है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इंडिया में एवरेज इनकम कितनी है एक आदमी की? हम ऐसे मान ले 30,000, क्या हर जना 30,000 कमा रहा है? हमने तो नहीं करती है डिफाइन। पैसे पे बात आती है तो समझ में आता ही आता है, कुछ ही कर लो तुम। कहाँ लैम्डा के चक्कर में पड़ रहे हो, पैसा बांटो। ये देखो लालची आप फिर से आ गए। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? फिर मैं तुम्हें एक और काम दूंगा। 3 टाइप की वेलोसिटी होती है, अगली क्लास में पूछूंगा तुमसे, याद होना चाहिए। आरएमएस, सेंट्रल, मीन, मोस्ट प्रोबेबल। ये क्या है? आरएमएस वेलोसिटी। ये क्या है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और एक और होती है एवरेज। ये 3 टाइप की वेलोसिटी तुम्हें याद होनी चाहिए, ये पूछूंगा मैं तुमसे। ये सारे डब्बे तुम भर के लाओगे, क्योंकि याद करने वाली चीज है, मैं भी मुंह फाड़ के लिख दूंगा, तुम्हें फिर भी याद करने कम से कम बहाना मिल गया, तुम अगली क्लास में बताओगे तो सही है याद करके। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब होता है कि मान लो मेरे पास, तुमने 10वीं क्लास की स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, ठीक है, उसमें 3 चीजें होती थी, मीन, मीडियन, मोड, है ना? अब मैं तुम्हारे लिए एक टेबल बना रहा हूं, ये क्या है? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ फ्रीक्वेंसी, है ना? एक बच्चे के 5 नंबर आए हैं, ये मार्क्स है, मार्क्स ऑब्टेन्ड। एक बच्चे के 10 आए हैं, एक के ऐसे नहीं, एक के मतलब कुछ के 5 आए हैं, कुछ के 10 आए हैं, कुछ के 17 आए हैं, कुछ के 50 आए हैं, कुछ के 22 आए हैं, कुछ के 73 आए हैं, ऐसे करके आए हैं, बहुत सारे नंबर है ना। 5 नंबर जिन लोगों के आए हैं, 5 नंबर कितनी बार रिपीट हुए हैं क्लास में, एक वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो मैंने कहा कि यहाँ 6 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है? हाँ, मैंने यहाँ 2 लिख दिया, इसका मतलब क्या है? अगर मैंने यहाँ 3 लिख दिया, इसका मतलब क्या है? अगर मैंने यहाँ 1 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है? अगर मैंने यहाँ लिख दिया चलो 12, तो 12 बच्चों के 22 नंबर आए हैं, और यहाँ लिख दिया मैंने मान लो 7, तो 7 बच्चों के 73 नंबर आए हैं। मैंने रैंडमली एक बच्चे की गुद्दी पकड़ के उठा लिया और उसकी शक्ल से पूछा बता कितने नंबर, तो वो क्या बकने वाला है, किसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है? 22 बकने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो ये है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तो मेरे पास सैंपल है, उसमें इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल की पकड़ के पूछो क्या वेलोसिटी है, तो जिस आंसर की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होने की, वो वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल है। तो तीनों के अपने अपने अलग अलग एक्सप्रेशन है, जिसपे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाता है सीबीएसई में। अब तुम्हारा स्कूल जाने। ये तीनों फॉर्मूले मुझे अगली क्लास में तुम बताओगे मुंह से बोल के, याद होने चाहिए कंटेस्ट, कोई डेरिवेशन नहीं इनकी, याद ही करने हैं तुम्हें, रटने हैं। जब कंपैरेटिव क्लास चलेगी मैं तीनों का ब्यौरा दूंगा तुम्हें अच्छे से, और ग्राफ भी बनवाऊंगा इनके, नहीं नोट्स दूंगा ना मैं। ये जो मैंने आज तुम्हें 13-14 स्लाइड में जो भी पढ़ाया है, वो सब मैंने एक भी नहीं, आधे पन्ने पे लिख दिया है, वो आधा पन्ना पढ़ लोगे पूरी क्लास होगा।
एक और बढ़िया नोट दे दूंगा, वो पढ़ना तो उससे तुम्हारा सब हो जाएगा। बाकी ये स्लाइड भेज दूंगा, ठीक है? इस स्लाइड से तुम ज्यादा रिलेट करोगे बजाय उन नोट्स के। हाँ बस ये केटीजी खत्म। मैं जो बताऊंगा उससे तुम्हारे क्वेश्चन नहीं होंगे और कंफ्यूज हो जाओगे उल्टा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, मैरिक मैरिक कहाँ, कौन सी केमिस्ट्री पढ़ रहा है यार? सीबीएसई का ना, सीबीएसई में मेरे को पता नहीं क्या है क्या नहीं, मतलब डायरेक्ट वो पीटर एटकिंस वगैरह ऐसी ऐसी किताबें उठा रखी हैं, मॉरिस वगैरह, तो तुम कहाँ रिलेट करोगे उन सब चीजों से? सीबीएसई की तो मेरे को उठा के देखनी पड़ेगी, उसमें कैसे बताया क्या नहीं बताया उसने। तुम खुद देखो ना, जो मैंने नोमेनक्लेचर कॉम्पिटिटिव लेवल पे पढ़ाया 2-3 क्लास में, और जो तुमने सीबीएसई वाली क्लास में पढ़ा था, जमीन आसमान का ही तो फर्क है। तूने नहीं पढ़ी ना अभी कॉम्पिटिटिव केमिस्ट्री? दूसरी और लेके देख, पता लग जाएगा। तो ये तो थोड़ा बहुत आइडिया है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड पे ही हमारी कितनी बातें हो चुकी थी, तो अभी तो आधी हुई थी। किसका? गरीबी भी तो है ना भाई। 12th में तो हम कर ही लेंगे ना, 12th में तुम्हारा बिल्कुल ये फिजिक्स जहां तक होगी होगी, उसके बाद से कंटिन्यू करेंगे। 12th पैरेलली मैं पहले तुम्हारी 12th की सीबीएसई खत्म करा दूंगा, शुरू के 1 महीने में तुम्हारी पूरी बारी खत्म हो जाएगी 12th की सीबीएसई लेवल की, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ 1 महीने में शुरुआत की पूरी बारी खत्म। उसके बाद पूरे साल खुला खेलो, तुम्हें सीबीएसई की टेंशन ही नहीं, सिर्फ कॉम्पिटिटिव पढ़ेंगे, ठीक है? और तब तुम्हारी केमिस्ट्री की 11th भी करानी है मेरे को, 12th भी, काम बहुत है मेरे पास करने को। फिर मैथ्स करानी है 11th 12th की, क्योंकि फिर तुम्हारे साथ भी वही होगा 1 साल बाद, जे मेंस में बैठोगे और मेंस का एक भी क्वेश्चन नहीं मिल रहा होगा तुमसे मैथ्स का। हाँ सीबीएसई के तो तुम्हारी चांद तारे हैं, वो तो मेरे को पता है, बट मेंस और एडवांस का बहुत अलग हिसाब है मैथ्स में। अब तुम्हें इसमें दिक्कत नहीं आएगी, रिकॉर्ड करके फेंक दूंगा। ऐसे ही ऑसिलेशन और वेव्स का भी कर लेंगे, लेकिन ऑसिलेशन वेव्स में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, उसकी थोड़ी क्लास लंबी चलेगी। हाँ क्योंकि देख मैं अरे अभी मत सीख यार, ये सब अभी मत सीख। कोशिश कर सकता हूँ हल्का सा एक थोड़ा सा बताने की, उसके बाद मुझे लगा कि हाँ तुम्हारे, हाँ H2O में O के पास कौन सा 2 माइनस, और इसके पास 1 प्लस, 2 है तो ऐसे बनाएगा, ठीक है? अब वाटर ना ऐसे होता है, इसका मॉलिक्यूल की शेप ऐसे होती है, ये एंगल होता है 108 रेंजिंग टू 120, है ना? अब इसमें ध्यान से देखना, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की सिमेट्री में तो है नहीं, तो इसका नेगेटिव और पॉजिटिव, इफेक्टिव पॉजिटिव कोइंसाइड नहीं करेगा, इसका पॉजिटिव यहां कहीं होगा और नेगेटिव यहां कहीं होगा, तो यहां बीच में डायपोल बन जाएगा। आया समझ? हाँ अब क्या, ये ऑलरेडी डायपोल अवस्था में एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलरेडी डायपोल अवस्था में एग्जिस्ट, ऑलरेडी पोलराइज्ड है, तो जब हाँ ऑलरेडी पोलराइज्ड है तो कैसा बना, पोलर। ऐसे अभी तुमने पढ़ा भी तो नहीं ना, सेंटर मास थोड़ा थोड़ा याद है, पूरी बॉडी का एक पॉइंट पे सारा का सारा मास इमेजिन कर लेते हैं, है ना? ऐसे सेंटर ऑफ चार्ज नाम की कोई चीज नहीं होती, ऐसा होता है इफेक्टिव पॉजिटिव, इफेक्टिव नेगेटिव। जैसे किसी पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम की बात करूं, तो हाइड्रोजन एटम में यहां पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन मान ले इस ऑर्बिट में है, ऑल्दो गलत डायग्राम में बहुत, ऐसा नहीं होता एटम। अब इलेक्ट्रॉन को तो जहां भी उंगली रख देगा वहां मिल जाएगा, पर इलेक्ट्रॉन तो एक ही, क्योंकि ये बहुत तेज घूम रहा है, क्योंकि ये बहुत तेज घूम रहा है, तो यहां 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 हर जगह तुझे इलेक्ट्रॉन चमकेगा। तो इस एटम का अपने आप में नेट नेगेटिव, नेट पॉजिटिव, मतलब इफेक्टिव पॉजिटिव, इफेक्टिव नेगेटिव कोइंसाइड करेंगे। तो जब तक मैं इसको पोलराइज नहीं करूंगा तब तक ये पोलर नहीं बनेगा, नेचुरल स्टेट में ये कैसा है, अनपोलराइज्ड, तो नॉन पोलर। वहीं पे ये ऐसा होता है, ठीक है? ये पहले लेवल की डिटेल हो गई, फिर इसमें डिटेल आती रहती है, उसके लिए थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे ना और मजा आ जाएगा।
और केमिस्ट्री में जो इफेक्ट है वो भी इसी तरीके से बात करेंगे, हम पोटेंशियल एनर्जी बनाएंगे, उसको बॉन्ड का नाम देंगे और फिर खिल जाएंगे उससे, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री में हम एक एटॉमिक या मोलिकुलर लेवल पे बातें करते हैं, और फिजिक्स में हम पर्टिकुलर सैंपल के बारे में बात करते हैं, ये फर्क है। अब कर दो सेव।